पूरा सुबह जगह बेची नहीं है, नन्हे मुन्ने हैं वो, एक बार एडजस्ट होने दो। तुम तो पुराने पापी हो गए, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे ना। शाम को क्या आलस आता है क्या भाई? सुबह उठ वैसे ही नहीं उठा जाता सर, नींद सी आती है तो वैसे क्लास में आके सोते थे, अब घर सो लेते हैं, है ना। सोते तो थे तुम पहली क्लास में, वैसे नींदों में रहते थे सर हम, है ना। हैं तो बीच में टाइम देते हैं ना तुम लोगों को, 15-20 मिनट का गैप आता, पावर नेप ले लिया करो झपकी, है ना। चलो तो आओ, मियोसिस को बच्चों पूरा करते हैं आज। पूरा तो क्या होगा, लेप्टोटीन पाएंगे लास्ट। अच्छा, वो अपने बेसिक बातें बता दी थी। मियोसिस के लिए बच्चों ने बताया था ना कि भाई ऐसा डिवीजन है जिसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देंगे, और हाफ क्रोमोसोम दिमाग में आते ही बच्चों रिप्रोडक्टिव सेल्स आ गई। जब गैमेट बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो बॉडी की अगर नॉर्मल सेल की बात करूं, सिंपल क्वेश्चन आए कि बॉडी सेल्स में डिवीजन कैसा हो, हम माइटोसिस बोलेंगे। हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जब गैमेट प्रोड्यूस होंगे तब मियोसिस होगा। मेल गैमेट स्पर्म हो गया, फिर गैमेट ओवम हो गया। फिर मियोसिस के लिए बच्चों बताया था कि 2 बार मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, और हमेशा एक सेल जब मियोसिस में घुसेगी तो उससे 4 सेल बनेगी। पहले मियोसिस में 2, सेकंड मियोसिस के बाद 4। तो बात आई कि सर 2 बार मियोसिस क्यों हुआ? तो हमने बोला था कि बच्चों मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, लेकिन सेकंड मियोसिस डीएनए कंटेंट को क्या करेगा, हाफ करेगा, वो 2C से C कर देगा। तो दोनों मियोसिस की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। अब उसमें अपन ने एक वो बताया भी था, 2-1 से लेके बच्चों बताया। तो पहले मियोसिस में एस फेज होती है तो डीएनए डबल होगा, लेकिन वहां एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम हाफ हो गए थे। सेकंड मियोसिस में बच्चों एस फेज नहीं होगी, इसलिए जो इंटरफेज थी हमने उसको एक नया नाम दिया था, इंटरकाइनेसिस, और उस इंटरकाइनेसिस का ड्यूरेशन इंटरफेज से शॉर्ट होगा। लेकिन यहाँ एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा जब ये दिमाग में घुस जाएगा कि फर्स्ट मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ करो और सेकंड मियोसिस में डीएनए आधा कर दो, इसलिए सेकंड मियोसिस होता है। अब चलो स्टेजेस की बात करें बच्चों, तो मियोसिस में भी वही है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज सेम है, G1S G2, वो अपन ने पहले पढ़ लिया था, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इसकी अपन बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। हेडिंग डालिए बेटा जी, मियोसिस फर्स्ट। पहले अपन इसकी बात करें, मियोसिस फर्स्ट, यही मेन है। मियोसिस सेकंड में तो कुछ नहीं पढ़ना, वो तो किसकी तरह हो रहा था, माइटोसिस। बस जो 4 स्टेज आई थी माइटोसिस की वही है, इसमें आप हेडिंग डालिए मियोसिस फर्स्ट। इसमें अपन वही चारों स्टेज की बात करेंगे बच्चों। तो मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट आप लिख लियो प्रोफेज फर्स्ट, वही 4 स्टेज की बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगी प्रोफेज फर्स्ट, यही मेन है इसकी स्टेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में बच्चों फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, ये सबसे इसकी लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। इसी को बेटा जी बोला जाएगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज, सबसे जटिल प्रावस्था मियोसिस की, सबसे कॉम्प्लेक्स। इसको अपन 5 फिर सब डिवाइड करेंगे, यही है, बाद में मियोसिस कुछ नहीं। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, और सबसे बच्चों कॉम्प्लेक्स फेज भी। कॉम्प्लेक्स माने जटिल प्रावस्था, जटिल प्रावस्था है। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें होती है जिसका नाम अपन लिखेंगे बेटा जी, कटार लगा के, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, हिंदी में जीन विनिमय की क्रिया संपन्न। इस प्रोसेस में जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस।
क्या है अभी अपन इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। सुना गया वैसे ना, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, एक्सचेंज ऑफ जीन, जीनों का एक्सचेंज कर दिया, वो क्रॉसिंग ओवर है। क्या है इसके अलावा अगली लाइन लिखो प्रोफेस फर्स्ट में ही बेटा जी। तो सबसे लॉन्गेस्ट पेज है, सबसे जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, जीन हम एक्सचेंज करेंगे, क्या रूल है देखते हैं अपन। अगली लाइन प्रोफेस फर्स्ट में लिख लो कि प्रोफेस फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू 5 सब स्टेजेस, इसे 5 उप प्रावस्थाओं में विभक्त किया जाता है। प्रोफेस फर्स्ट को बेटा जी 5 उप प्रावस्थाओं में विभक्त किया जाता है, सब स्टेजेस, क्लासिफाइड इनटू 5, इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स है बच्चों, 5 सब स्टेजेस। और ये किसके बेस पर किया गया है, या ब्रैकेट में लिखेंगे बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। वैसे तो ये नई लाइन नहीं है, पीछे भी इसके बारे में बात की थी अपन ने, फिर समझेंगे। क्लासिफाइड इनटू 5 सब स्पेसीज, 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, किसके आधार पर? गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर। अरे याद करो प्रोफेज मेटाफेज वाली, प्रोफेज मेटाफेज सब में किसका बिहेवियर चेंज हो रहा था भाई? प्रोफेज में आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही थी, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना रहे थे? क्रोमोसोम। और आगे जो मेटाफेज आई थी उसमें क्रोमोसोम कहां आ गए थे? इक्वेटर पे। एनाफेज में कहां जाना चालू कर दिया था? पोल पर। और टीलोफेज में क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन। तो सारा खेल क्रोमोसोम का ही था, हमने ड्रामेटिक फेज भी बोली थी। तो ये सब किस पे डिपेंड है बच्चों? क्रोमोसोम के बिहेवियर पे। यहां जो मेन काम होगा, ध्यान से सुनना, प्रोफेज फर्स्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्रॉसिंग ओवर। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो इन 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट होगा। पूरा डिस्कस अपन किसके इर्द गिर्द चलेंगे? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कैसे पहली स्टेज में स्टार्ट होगा, फिर कंप्लीट होगा, एंड होगा, उन सारी स्टेज को। तो पहले इन 5 स्टेज के बेटा जी नाम लिखो आप। प्रोफेस फर्स्ट की जो 5 सब स्टेजेस हैं, फर्स्ट वर्ड लैप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, पैकाइटीन, थर्ड लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, लास्ट बेटा जी एक आएगी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। 5 सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। बस आज अपन इन 5 सब स्टेज की बात करेंगे। ये लगभग मियोसिस इसी में, बाकी तो मेटाफेज फर्स्ट और में ज्यादा इतना कुछ नहीं, एक लेक्चर का बचेगा, कल इसको पूरा ही कर देंगे। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब बच्चों इन 5 में प्रोसेस क्या करनी है? क्रॉसिंग ओवर। इन 5 में हमें क्रॉसिंग ओवर करना, हम समझेंगे वो है क्या। अब 5 में ऐसे बच्चों की पहली जो 2 स्टेज है लैप्टोटीन और, इसमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा। पैकाइटीन में होगा, मेन क्रॉसिंग ओवर कहां होगा? पैकाइटीन। और फाइनली होने के बाद का जो एंडिंग है वो इन 2 में होगा। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट, मतलब क्रॉसिंग ओवर के लिए जो 2 चीजें थी वो यहां होगी। एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन में होगा, होने के बाद क्रोमोसोम हटेंगे, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इन 5 सब स्टेज को हमने डेडिकेट कर दिया किसके लिए? क्रॉसिंग ओवर के लिए। सीक्वेंस याद रखनी है, याद रख लेंगे अपन, LZPDD, लौट जाओ प्यारी दीदी। किसको भेज रहे हो? दीदी को। दीदी तेरे ससुराल चली जा, लौट जाओ प्यारी दीदी। ये सीक्वेंस फिक्स रखना बच्चों, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसी सीक्वेंस में पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, लौट जाओ प्यारी दीदी। अब इन 500 स्टेज को बेटा जी सीक्वेंस में उठाते हैं अपन,
और पहले मैं बता दूं कि क्रॉसिंग ओवर है क्या, जिसके बारे में अपन इस पांचों सब स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 12th में जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां भी ये क्रॉसिंग ओवर आएगा। उससे पहले समझाता हूं कि भाई एक चीज अपन बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि अपने में कैरेक्टर माँ बापू से आते हैं, हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। 100% तो नहीं दिखते, लेकिन दिखते हैं। भाई बहन की शक्ल एक सी होती, बार बार बोलता हूं मैं, ये बेटे दोनों देख के बता सकते हैं कि कोई कनेक्शन इनमें भाई है, तो चल डाइजाइगोटिक ट्विंस हो। हाँ, तो ये शक्ल मिलना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हमें पता जीन है सर। पेरेंट्स से अपने अंदर कौन आए? जीन आए। वो जीन पेरेंट्स से अपने अंदर आए, कैरेक्टर लेकर आए, तो हम पेरेंट्स के जैसे दिख सकते हैं। दिखते भी हैं, कोई माँ से दिख मिलता है, कोई बापू से मिलता है। क्या बच्चों हम 100% मिलते हैं? तो अपना हाथ तो रखिए सर, हम 100% तो नहीं मिलते। हाँ, कुछ परसेंट मिलता है। हम 100% क्यों नहीं मिलते बच्चों? आप में पेरेंट्स से कुछ नया कैरेक्टर भी तो है, कुछ डिफरेंसेस भी तो है। और डिफरेंसेस को क्या बोलोगे? वेरिएशन। वो विभिन्नताएं कहलाती है। नाम सुना? हम मम्मी पापा से मिलते भी हैं, ठीक है सर, जीन आ गए तो हम मिल गए। हम उनसे हूबहू नहीं मिलते, क्योंकि अपने में उनमें क्या आ गई? अपने में उनसे वेरिएशन आ गई। बस उसी का आंसर आज आपको मिलेगा कि वो वेरिएशन आती क्यों है। क्यों? पेरेंट्स से जब जीन आएगा, ऐसा क्या हो जाता है कि अपने अंदर नए कैरेक्टर आ जाते हैं। क्यों वर्ल्ड में 6 अरब लोग हैं 6 अरब में ऐसा बताते हैं कि मुश्किल से 6 या 7 एक जैसे हैं, बाकी कोई भी एक जैसा। मैं डाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात नहीं कर रहा, बाकी कोई भी 2 लोग एक जैसे। शक्ल सबकी अलग अलग होगी, जबकि वही तो डीएनए है सब में। अपना 99.9% डीएनए सबका सेम है। 99.9% डीएनए अपन क्लास में जो बैठे हैं अपन सबका सेम है, केवल डिफरेंस 0.1। तो ऐसा क्या है 0.1% में कि हम एक जैसे होते ही नहीं। वही नाक आंख है, लेकिन कुछ ना कुछ जेनेटिक डीएनए ने, इतनी डीएनए में डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है कि वो हमें एक जैसा होने ही नहीं देगा। और नए कैरेक्टर ही बेटा जी क्या है? वेरिएशन। उसका आंसर भी अपने में छुपा हुआ है। कब? जब गैमेट बनते हैं तभी तो मियोसिस होगा। और मियोसिस में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्रॉसिंग। उस क्रॉसिंग और में जीन क्या हो गए? एक्सेंट। जीन बदल गए। जीन बदल गए तो कैरेक्टर बदल गए। कैरेक्टर बदल गए तो नए कैरेक्टर आने को हमने क्या नाम दिया? वेरिएशन। तो ढंग से सुनना बच्चों, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं उसको समझा दूं, फिर वो स्टेजेस अपन डिस्कस करेंगे। पहले 2 क्रोमोसोम की बात करता हूं। मैं बोर्ड पे 2 नाम लिखता हूं बस समझने के लिए अपने। एक मैंने लिखा होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मैंने लिखा हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस को बोलते हैं समजात, गुणसूत्र, वो समजात कहलाते हैं। इनको समझते हो क्या? होमोलोगस क्या, हेटेरोलोगस क्या? क्या होमोलोगस किसको बोलोगे? अपनी सेल में, एक डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। पेयर्ड में बोले तो 23 पेयर्ड। अब बच्चों तो जोड़े के क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर के क्रोमोसोम है वो आपस में होमोलोगस। मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मान सकते हैं ना, क्रोमेटिड नहीं बोलोगे, मैं इसको अलग से भी बता सकता हूं, साथ भी बता सकता हूं। एक क्रोमोसोम ये ना, ये दोनों मान लो फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है, ये मिलकर एक पेयर हो गया। तो पेयर हो गया तो आप बोलोगे 23 पेयर, और अलग अलग है तो 1 और 2, ऐसे तो हो गया ना। समझना इस बात को। अगर पेयर के क्रोमोसोम आपस में तब तो वो होमोलोगस है। मैंने बनाया एक क्रोमोसोम ये रहा, ये मान लो अपनी सेल में 2nd नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? होमोलोगस। लेकिन बेटा जी ये इसके लिए हेटेरोलोगस। तो पेयर के क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस होते हैं, और अलग अलग पेयर की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी वो कैसे होंगे? वो हेटेरोलोगस होते हैं। ये आपस में क्या होगा? होमोलोगस। ये एक दूसरे के लिए क्या होगा? होमोलोगस। ऐसे आपकी सेल में 23 पेयर आ गए, पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 23 है। हर पेयर का मतलब ही क्रोमोसोम 2, टोटल 46। अब आपसे कहा अलग अलग पेयर के ये क्रोमोसोम इसके लिए हेटेरोलोगस होगा। नॉन होमोलोगस भी बोल सकते हैं, हेटेरोलोगस या नॉन होमोलोगस। पहले ये बात को समझो, इसी में क्रॉसिंग ओवर छुपा है। अब जब बच्चों गैमेट बनते हैं तो होता क्या है? इन क्रोमोसोम पे, अब क्रोमोसोम पर कौन है? जीन। जीन किसका बना? डीएनए का। कहां है? क्रोमोसोम पर है। अब देखना,
इसमें मान लो बच्चों एक है कैपिटल ए में, मान लो ये जीन है, कैपिटल बी कैपिटल सी, ये 3 क्या है? जीन। इधर मैंने लिखा स्मॉल ए स्मॉल बी, कोई भी, ये जीन। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो हमेशा होमोलोगस के बीच, ये दोनों होमोलोगस है बच्चों, इनके बीच एक्सचेंज होगा। जैसे मान लो कैपिटल सी इधर चला गया, स्मॉल सी इधर, तो मैंने जीन का क्या कर दिया? एक्सचेंज। और बेटा जब जीन बदल गए तो कैरेक्टर, तो पेरेंट में तो ये कॉम्बिनेशन था, लेकिन जब प्रोजेनी में जाएगा तो जीन का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। अरे सारा खेल डीएनए का है, आपका हर कैरेक्टर, नाक, आंख, बूढ़ी है, काली, सब जीन डीएनए का खेल है। और डीएनए से ही कौन बने? जीन। मैंने जीन को चेंज कर दिया। पहले इस कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए और कैपिटल बी था, अब इस कैपिटल ए बी के साथ कौन आ गई? स्मॉल सी आ गई। कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। कॉम्बिनेशन चेंज होते कैरेक्टर चेंज, कैरेक्टर बदलते ही क्या आ गई? वेरिएशन आ गई। तो वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन है बच्चों इस जीन का एक्सचेंज होना। कौन से क्रोमोसोम के बीच? इन होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसी प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा? क्रॉसिंग ओवर। और ये कब होगा? हमेशा मियोसिस में होगा, उसकी भी प्रोफेज फर्स्ट में होगा। अब इस क्रॉसिंग ओवर के लिए पहले अपन प्रिपरेशन करेंगे, पहली 2 फेज में। पैकाइटिन में एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होगा, देन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस में वो अलग हो जाएगा। इन पूरी प्रोसेस को अपन समझते हैं इन 5 सब स्टेज में। बात समझ रहे हो क्या? क्रॉसिंग ओवर हिंदी में बोले जीनों का स्थानांतरण, एक्सचेंज ऑफ जीन। ये 2 क्रोमोसोम है मेरे, ये क्रॉस बनाएंगे ऐसे, और दोनों के जीन आपस में एक्सचेंज। जीन बदलते ही कैरेक्टर, बस कैरेक्टर बदलने को हमने क्या कह दिया? वेरिएशन। तो बच्चों सोच के देखो कितनी पॉसिबिलिटी अपने डीएनए के पास होगी, एक एक जीन में कितने कैरेक्टर होंगे कि उनके बदलते ही अपन पूरी तरह से क्या हो गए? चेंज हो गए। 6 अरब बताते हैं 6 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें 6-7 के अलावा बाकी अपने जैसा कोई दूसरा नहीं है। इतनी ज्यादा वेरिएशन है, और वो सारा खेल किसका है? इस छोटे से जीन का, डीएनए का। वो एक्सचेंज हुआ, नया कैरेक्टर ले आएगा। बस ये कहीं से भी चेंज हो सकता है, खूब सारी ऑप्शन है, जहां से भी बदला। आपके पास ऐसे 23 पेयर है, किसी का भी एक जीन बदल गया तो क्या गए? नए कैरेक्टर आ गए। इसी पूरी स्टेज को हम समझेंगे कहां? इन 5 सब स्टेजेस में। तो पहले साइड में लिखो होमोलोगस हेटेरोलोगस में डिफरेंस लिख लो, पहले ये बना के समझ लो ऐसे साइड में, तब क्रॉसिंग ओवर पल्ले पड़ेगा कि एक्सचेंज हो किसके बीच रहा है। इसी को थोड़ा और क्लियर करूंगा मैं अभी। होमोलोगस हेटेरोलोगस, तब तक चाय के घूंट ले लेता हूं। साइड में छोटा सा बना के समझ लियो बॉक्स में। पेयर के क्रोमोसोम, कहने का मतलब जो पेयर का क्रोमोसोम है वो आपस में कौन है? होमोलोगस। ये दोनों आपस में होमोलोगस। मैंने ऐसे 3rd 4th बना दूंगा होमोलोगस। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम आपस में हेटेरोलोगस, नॉन होमोलोगस। हेटेरोलोगस और नॉन होमोलोगस। बॉक्स में पे कर दियो, साइड की बात है, ध्यान रहे अलग से। इस डायग्राम में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? 4। कौन सी स्टेज के मान सकते हो? एनाफेज के मान सकते हैं। मैं इनको मेटाफेज के बनाना चाहूं तो, प्रोफेज के बनाना चाहूं तो, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो किसमें पढ़ोगे आप? प्रोफेज में पढ़ोगे ना। प्रोफेज के बनाना चाहूं तो मैं इसको कैसा बनाऊं? बनाओ, प्रोफेज के भी बात कर ले। इसी को मुझे प्रोफेज के क्रोमोसोम बनाने हैं, बना दोगे? पहले वाला ग्रीन कलर से था, हो गया। ये क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? 2। आपस में पेयर है, मान लो ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट है, लेकिन ये क्रोमोसोम किसके हैं? प्रोफेज एंड मेटाफेज के। ठीक है, दूसरा भी बना लो, दोनों ही कंडीशन में समझ लो आप। क्रोमोसोम का तो फंडा अपने क्लियर है कि सर दोनों ही क्रोमोसोम है, बस वो स्टेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये मान लो बेटा जी 2nd का है,
प्रोफेज है तो इसको आप ऐसे देख लो। अब बना के देखो एक छोटी सी बातें छोटी होती है सर, है ना। आपकी छोटी बात और 2 लाइन कभी कंप्लीट नहीं होती है ना। तो इसमें ये बच्चों देखियो, पेयर ये आपस में कौन से क्रोमोसोम है? होमोलोगस। ये आपस में, अरे तो क्रोमोसोम ही, मैंने स्टेज के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम का डायग्राम चेंज कर दिया। अब बच्चों मैं इस क्रोमोसोम पे आ रहा हूं, फिर बोर्ड पे आना। हमेशा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा? इसका इसके साथ कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। ये पेयर नहीं है, अलग जगह है, ये पास है ही नहीं। जो पास है उसी के बीच तो एक्सचेंज होगा। ये क्रोमोसोम घूम के वहां थोड़ी जाएगा एक्सचेंज कर ले। जो पास है उसी के बीच क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। अब देखो एक्सचेंज होने के लिए अपने पास iPhone 13, हाँ तो कूलर मदन ना बोल और लिया लगा दे बेटा अपना। तो गांव डर जा तू एक बार, टाबर आ रहे अभी करा आप बात करूं मैं थोड़ी क्लास में एक बार ना, घंटा भर मैं छोड़ू क्लास यार भाई। अरे कोई ना बैठा तुझे जल्दी में कौन मिला, वहां आराम से बैठ के बात करा, भागा दौड़ी कौन मिला। मैं करूं, मैं फ्री होता है मैं ही घंटी करूं यार हैं। अभी पे कैसे पता चला? अच्छा उसमें वीडियो तीसरा भी आ रहा है क्या? ऐसे गरीबों को कभी कभी फोन आ जाते हैं। आओ तो इसमें बच्चों ये क्या हो गया? एक क्रोमोसोम, ये होमोलोगस, ये भी होमोलोगस। अब एक्सचेंज हमेशा, अब सुनो यहां तो हमने कह दिया इसका एक्सचेंज हो रहा है। अब इसमें भी देखो लोचा क्या है। ये एक क्रोमोसोम बेटा, जब मैं इसकी बात करूं ध्यान से सुनना, इसको मैंने क्रोमेटिड बोल दिया, ये भी क्रोमेटिड। अब ये जो दोनों क्रोमेटिड है बच्चों, ये क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड, ये आपस में बहनें होती है। माजाई बहना है, एनके बोलचा सिस्टर क्रोमेटिड। बात को समझियो, ये एक क्रोमोसोम है मेटाफेज का, प्रोफेज का, इसके पास क्रोमेटिड एक के दो है तो इनको बहनें बोल दिया, सिस्टर है। इसका क्रोमेटिड किसके लिए? ये अलग अलग है, हालांकि पेयर का ही क्रोमोसोम बच्चों, लेकिन ये जो इसका है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये सगी बहनें ताऊ काका की है, भाणा दूर की है, ताऊ की ताई बोला ना, काका की बोला भाणा ही, लेकिन वो सगी कौन? ये सगी है सिस्टर, और ये नॉन सिस्टर। ये आपस में सिस्टर, ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस, ये आपस में होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड है वो सिस्टर, ये दो नॉन सिस्टर। अब बताओ क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा? इसके और इसके बीच। क्रोमोसोम कौन सा? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, मान लो यहां कैपिटल ए जीन है, यहां स्मॉल ए आ गया इधर, कैपिटल ए चला गया इधर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हमेशा एक्सचेंज होगा होमोलोगस में, उसके भी कौन से क्रोमेटिड? नॉन सिस्टर। देखो बच्चों, इसके बीच में नहीं होगा, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इस डायग्राम को और नीचे क्लेरिफाई कर लो ये बना के। क्रोमोसोम दोनों ही क्रोमोसोम हमें पता है, बस स्टेज सर अलग अलग है। प्रोफेज मेटाफेज के क्रोमोसोम है, बस ये पेयर का आपस में वो सेकंड है। तो मेटाफेज में एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड थे और वो दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर है, उनको बहनें बोल दिया। उसी पेयर के दूसरे क्रोमोसोम के लिए वो क्रोमेटिड नॉन सिस्टर है, वो सगी बहनें नहीं है। डेफिनेशन अपन आगे लिख लेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
इसी को आप क्रॉसिंग ओवर कहते हो। क्रॉसिंग ओवर से क्या आएगी? वेरिएशन आएगी, नए कैरेक्टर आएंगे, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। लिख ली थी बात। अब आते हैं बच्चों उस पहली स्टेज से अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो 5 स्टेज आपने बोर्ड पे लिखी, उन 5 स्टेज का इसेंस सार यही है कि हमें क्या करवाना है? क्रॉसिंग ओवर। कैसे करवाना वो अपन चलेंगे, मान लो। तो सिस्टर हमेशा होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम के रेफरेंस में यूज करें। चलें, अब पहला हेडिंग डाल दो बच्चों, फर्स्ट स्टेज पे आ जाओ, लेप्टोटी। बिल्कुल सीधे सीधे छोटे छोटे डायग्राम से बनते हुए चलेंगे। फर्स्ट आप लिख लियो लेप्टोटी, ऑल्सो कॉल्ड बुके स्टेज। बुके, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। स्टार्टिंग में देखो ऐसा क्या चेंज आता है कि इसको बुके स्टेज बोलते हैं। लेप्टोटीन ऑब्लिक बुके स्टेज। स्टार्टिंग गुलदस्ते से हो जाएगी, प्रोसेस इजीली हो जाती है फिर। तो लेप्टोटीन में देखिए बच्चों क्या हुआ। अब थोड़ा सा इसको माइटोसिस की प्रोफेज से कंपेयर कर लो आप। माइटोसिस में जब प्रोफेज स्टार्ट हुआ था तो क्या हो रहे थे? डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। वो ध्यान रख लेना, 2-3 बातें मैं बार बार जोर देता हूं उन पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी, और डिसअपियर हो गई मतलब मेटाफेज हो गई। इसका मतलब कौन चालू हो गई? मेटाफेज। मेटाफेज में मेम्ब्रेन दिखेगी नहीं। प्रोफेज शुरू था तब तो पूरी मेम्ब्रेन दिख रही थी। लेट प्रोफेज में हमने मेम्ब्रेन को डॉटेड लाइन से दिखा दिया था, जो इंडिकेशन था कि मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसअपियर। गायब की नहीं थी। गायब आपने की किस में थी? मेटाफेज में मेम्ब्रेन दिख ही नहीं रही थी, वहां गायब हो गई थी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही होते हैं, जैसे अपन एक डायग्राम से समझ लें बच्चों। इसके प्रोफेज में भी वैसा ऐसा ही प्रोफेज है, ये लो। हाँ, इसमें अपन बात कर लें बुके स्टेज इसको क्यों बोला, ये बना लियो पहले। लेप्टोटीन में क्या हुआ, ये बेटा जी अपन ने मान लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में दिख रहा है। यहां ये आगे इसमें सेंट्रियोल, इसी सेंट्रियोल के पास में ये जो क्रोमोसोम है बेटा जी, ये अरेंज हो गए ऐसे। ये वाले जब इसको डायग्रामेटिक अपन देखेंगे, ये क्रोमोसोम बुके लाइक स्ट्रक्चर में बेटा जी अरेंज हो जाते हैं। और यहां ER, ये बना लियो गोल्जी बॉडी, ये सब है। तो यहां ये आ गए, इसको हमने पोल बोला था। तो इस वाली स्टेज में जो पहला मेन है, ये गोल्जी बॉडी बेटा जी बना लियो, ये आ गई ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गए सेंट्रियोल, ये अपन बना लेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया बच्चों, प्रोफेज में स्टार्ट तो होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर अब कैसे दिखने लग जाएंगे? क्रोमोसोम की तरह। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी भी, डिसअपियर हुई नहीं है। इसमें क्रोमोसोम बुके लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं ऐसे। बनाओ फिर इसमें बुके स्टेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट। तो प्रोफेज का बच्चों यही सिम्टम था ना,
कि जो क्रोमेटिन धागे थे वो अब कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, क्रोमोसोम में, और क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, संघनन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन क्या हो चुका है, स्टार्ट लिखा है मैंने, स्टार्ट हो गया है। ER गोल्जी बॉडी सब है, अभी दिख रही है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सब है, वो सेंट्रियोल है, पोल है, वो सारी, सेंट्रियोल 2 बनाया मैंने, क्यों, एस फेज में डिवाइड हो चुके थे, 2 है, तो इंटरफेस तो सेम ही चलेगी, 2 प्रेजेंट है, बस दोनों पोल पर है। स्पिंडल फाइबर और अभी आए नहीं है, आएंगे आगे, उसको अपन शो करेंगे। तो इसमें देखना बच्चों बहुत सारी चीजें, वही माइटोसिस वाली, एक बार बोर्ड पे आओ। हमेशा जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तो क्रोमेटिन का क्या स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन। अभी क्रोमोसोम पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखने लगे हैं, वो धागे जैसे हैं। क्रोमेटिन सारे देखना बच्चों बोर्ड पे, सारे क्रोमोसोम किस तरफ चले गए, पोल की तरफ, टुवर्ड्स पोल आके वो अरेंज हो जाते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं जैसे बुके में फ्लोवर लगे रहते हैं ना, ऐसे। तो फ्लोवर लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं। इस स्टेज को नाम क्या दे दिया, बुके स्टेज। इसका भी एक बेनिफिट होता है बच्चों कि बुके लाइक अरेंजमेंट होता क्यों इनका, इसमें ऐसे बताते हैं कि जितने भी क्रोमेटिन थे वो सारे बुके के फॉर्म में पास पास आ जाते हैं। पहले तो क्रोमेटिन फैले हुए थे, और जब बुके बनेगा तो सारे क्रोमेटिन, जैसे मान लो ये क्रोमेटिन बेटा जी यहाँ फैला है, यहाँ फैले हुए, अब सारे क्रोमेटिन क्या आ गए एक साथ। इससे फायदा ये हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे तभी तो उनके बीच जीन का क्या होगा, एक्सचेंज। मतलब सुनना, इन चीज को दिमाग में घुसा लो, रटना कुछ नहीं है। हमें पूरी 500 स्टेज में करना क्या है, क्रॉसिंग ओवर करना है। पहली स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के लिए तैयारियां करो, तैयारियों का मतलब एक्सचेंज हमेशा किसके बीच होगा, होमोलोगस। तो बच्चों स्टार्टिंग में ये क्रोमेटिन बिखरे पड़े, तो लेप्टोटीन में सारे क्रोमेटिन क्या आ गए, पास पास आ गए, पास, और वो फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर बना दी, उसको बोलते हैं बुके स्टेज। हमने बोला क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। पर बुके बनने का लॉजिक ये है कि बुके से बेटा जी होमोलोगस क्रोमोसोम पास आएंगे तभी तो उनके बीच जीन का क्या होगा, एक्सचेंज। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को पास लाने के लिए हमने ये कौन सी शेप दे दी, बुके शेप। सारे क्रोमोसोम पोल की तरफ आकर क्या हो गए, अरेंज हो गए, और यहां कंडेंसेशन वाली प्रोसेस क्या हो गई, स्टार्ट। एक बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, यार गोल्जी बॉडी सब दिख रहे हैं, प्रोफेज के लास्ट में सब गायब हो जाएंगे। यहां कब गायब होंगे, प्रोफेज का लास्ट मतलब कौन सी स्टेज है, डाइकाइनेसिस, वो प्रोफेज की लास्ट। उस समय ये सारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। तो वहां आपने नाम दिया था अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। यहाँ अर्ली प्रोफेज तो लेप्टोटीन है, और लास्ट प्रोफेज की स्टेज कौन सी आएगी, डाइकाइनेसिस, वहां अपन डिसअपीयर कर देंगे। तो क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बन रहे हैं, क्रोमोसोम। अभी क्लियर नहीं दिख रहे, सारे क्रोमोसोम एक पोल के साइड में आके एक साथ अरेंज हो गए। कैसे दिख रहे हैं, फ्लोवर बास्केट लाइक, जिसको आप क्या नाम दोगे, बुके। बुके बनने का बेनिफिट क्रोमोसोम का पास आना, और उसी वजह से होमोलोगस भी क्या आ गए, पास आ गए, और इसीलिए अब उनमें इजीली क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें एक ये लाइन भी लिख लियो आगे, प्रोफेज लेप्टोटीन के लिए, क्रोमोसोम अरेंज्ड in a arranged as a bouquet like structure or manner, arranged in a bouquet like structure। और बुके लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होने का बेनिफिट क्या हुआ, हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम को पास लाना, close together to homologous chromosome, close together to homologous chromosome। हिंदी में लिखना है कि गुणसूत्र बुके लाइक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित हो जाते हैं, बुके फूलों के गुलदस्ते की संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आ जाते हैं। हिंदी में गुणसूत्र गुलदस्ते के समान संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। बोलने को मैं क्रोमोसोम बोल रहा हूं, लेकिन अभी तक क्रोमेटिन कंडेंस हो रहे हैं, पूरी तरह से क्रोमोसोम नहीं आया। क्रोमोसोम बुके लाइक संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे समजात गुणसूत्र पास आ जाते हैं। तो पहले क्रोमेटिन क्या थे, फैले हुए, अब बेटा जी वो क्या आ गए,
पास आ गए, जिससे समजात गुणसूत्र पास, क्लोज टुगेदर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक दूसरे के पास आ गए। ये बेटा जी लेप्टोटीन की दो बातें याद रखनी है। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन ये हमने मेटाफेज प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में भी सीख लिया था। यहां बस नया नाम है कि वो अरेंज कैसे हो गए, बुके का मतलब सारे पास आ गए। पास क्यों आ गए, तो आपके दिमाग में हमें क्या करवाना है, क्रॉसिंग ओवर, उसके लिए होमोलोगस को क्या लाना पड़ेगा, पास। चलो सेकेंड स्टेज बेटा जी जाइगोटीन स्टेज। लेप्टोटीन के बाद आप हेडिंग डाल दियो जाइगोटीन स्टेज, सिनेप्टोनीम स्टेज, तो सिनेप्टोनीम भी बोला जाता है, जाइगोटीन और सिनेप्टोनीम स्टेज। अब होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए, एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर कब होगा बच्चों, पैकाइटीन में। उससे पहले तो आप उसकी तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली स्टेज में तो पास आना स्टार्ट हो गया। अब जाइगोटीन में क्या होगा, उसको भी अपन एक डायग्राम से समझ लें। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे यहां। अगला बच्चों डायग्राम इसमें ही बना लियो, जाइगोटीन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हटानी है, कब हटाओगे, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज का मतलब डाई काइनेसिस, लास्ट में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां अब बच्चों क्रोमोसोम के पेयर बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, थोड़ा सा क्लियर इसमें बना के देख लीजिए। होमोलोगस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। चलो दो कैसे बनेंगे, थोड़े छोटे छोटे बना लेते हैं। ये होमोलोगस, एक ये बच्चों बना लिया, एक ये बना लेना इस कलर में। तो अगली जो स्टेज है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या बनने लग जाएगी, पेयरिंग। लेबलिंग में वही, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है भी, सेंट्रियोल और वो अपनी जगह है, बैठे हैं बस, ठीक है। ये रेज अपन क्या निकाल रहे हैं, एस्ट्रल रेज। क्या बनता है इनसे, स्पिंडल फाइबर। कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब एक बार देखो फिर बनाएंगे डायग्राम, कुछ बीच में आप बताएंगे, वो बाद में समझ के बनाएंगे। पहली स्टेज में हमने क्या किया, क्रोमेटिन कंडेंसेशन चल रहा है, चालू है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक जगह आ गए। अब उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम उनकी क्या बनेगी, पेयर, क्योंकि एक्सटेंस तो होमोलोगस के बीच होगा ना। होमोलोगस पास पास आ गए। अब दिख रहा है आपको, मैंने सेम कलर से बनाया बेटा जी, होमोलोगस है। मान लो पहला पेयर है, ये दूसरा है। इस डायग्राम में आपको कितने पेयर दिख रहे हैं, दो पेयर। एक्चुअल में आपकी एक सेल में से कितने पेयर हैं, 23 पेयर है। समझ गए बात। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए। अब सुनना बच्चों, पास आए, इनके बीच देखियो, फिर बनाना ताकि समझ में आए। होमोलोगस के बीच में से प्रोटीन की स्ट्रक्चर आ जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कौन जुड़ गई, ये प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए जुड़ती है ताकि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से चिपक जाए, अटैच हो जाए। अटैच जितने ज्यादा पास आएंगे उतना ही इजीली एक्सचेंज ऑफ क्या होगा, जीन। तो यहां हमने होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या लेके आना है, क्लोज टुगेदर। पास आ गए। पास आने के बीच में ये तीन मैंने लाइन बनाई है, ये एक तरह से बीच में क्या है, प्रोटीन है, उसने इन पेयर को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, अटैच कर दिया। तो आराम से पास आ गए, बिल्कुल क्लोज आ गए, जुड़ गए। अब उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ जीन। तो इससे अगली स्टेज में हम क्या कर देंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो पहले क्या किया था, क्रोमेटिन को पास लाए, क्रोमोसोम पास आने के बाद में अब कौन कौन, सारे क्रोमोसोम फैले हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब फैले हुए हैं। उनमें पहले को एक साथ ले आओ पेयर को, दूसरा एक साथ, तीसरा, ऐसे पेयर बन गए। तो यहां होमोलोगस पेयर पास आ गए। उनके बीच में चिपकाने का काम किया एक प्रोटीन ने। अगली स्टेज में हम क्या कर देंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो सेकंड स्टेज है बेटा जी जाइगोटीन
प्रोटीन। तो इसमें देखो ये होमोलोगस पेयर, ये बीच में एक है स्पेशल प्रोटीन। प्रोटीन से ये फ्यूज होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और ये साथ में कोई भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पहला दूसरा तीसरा उससे कोई मतलब नहीं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली बोलेंगे सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सीधे से स्टेप बाय स्टेप, कोई एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान नहीं, जो रिक्वायरमेंट की चीजें बस वही। तो क्रोमोसोम के पेयर बन गए, पेयर को जोड़ने का काम किसने किया? एक स्पेशल प्रोटीन ने। तो ये होमोलोगस पेयर और ये बीच की प्रोटीन, इनको मिला के मैं नाम दूंगा सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। इसी के बारे में हम 2 लाइन लिखेंगे। तो जाइगोटीन ऑल्सो कॉल्ड सिनेप्टोनीम, इसीलिए बोला इसको सिनेप्टोनीम का मतलब कौन बन रहा है? सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। अरे सिनेप्स याद आया क्या? सिनेप्स क्या था? 2 न्यूरॉन का कनेक्शन। यहां न्यूरॉन की बजाय 2 होमोलोगस पेयर कनेक्ट हो रहे हैं, इसको भी सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब हमेशा जुड़ना ही होता है बेटा जी। बन गया? तो 2-3 लाइन लिख लें इस जाइगोटीन के लिए। क्लियर? देखो पहली लाइन जाइगोटीन में बेटा जी लिखो, पेयर बनेगा किसके बीच? होमोलोगस पेयर। तो पहली लाइन ही आ गई, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस। ये वर्ड लिख लो सीधा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस। पहले ये वर्ड लिखना, सिनेप्सिस का निर्माण होता है। सिनेप्सिस होगा बेटा जी पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। पहली लाइन लिखोगे आप, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का निर्माण होता है, और सिनेप्सिस क्या होगा? पेयर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के बीच का युग्म, जोड़ा। पेयर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हमने क्या नाम दिया? सिनेप्सिस। अलग वर्ड है सिनेप्सिस और सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस में 2 बच्चों क्रोमोसोम पास आए, आना बोर्ड पे, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। पहले बिखरे हुए थे, ये इधर था, दूसरा पता नहीं कहां कोने में था, अब दोनों क्या आ गए? पास आ गए। इन दोनों का पेयर क्या कहलाया? सिनेप्सिस। अब देख रहे हो बोर्ड पे, जैसे ही पास आए अब उनके बीच क्या बनी? प्रोटीन। प्रोटीन साथ में आते ही वो क्या कहलाएगा? सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस का मतलब उसमें अब क्या है? सिनेप्सिस, होमोलोगस का पेयर, सिनेप्सिस। जब इसके बीच में क्या बना दी मैंने? प्रोटीन। नाउ इट्स कॉल्ड सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा कौन है? प्रोटीन, जो उन दोनों पेयर को और टाइटली बाइंड कर देगी। तो सबसे पहले बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस मतलब पेयर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगली लाइन इसे में लिख लो, वही सिनेप्टोनीमियल फॉर्मेशन। इसी में आता है लेटर फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स, वो भी इसी में बनता है बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। दोनों काम इसी में होते हैं, पहले सिनेप्सिस होगा फिर ये होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब 2 चीजों से मिलकर बना है, क्रोमोसोम के साथ कौन? प्रोटीन। लिखने के बाद एक बात सुनियो बच्चों, मैं इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूं क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और
हाँ बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड कहाँ है यहाँ? क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में कौन है? डीएनए। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये रहा न्यूक्लिक एसिड और बीच में कौन है? प्रोटीन। तो एक तरह से सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा जी ये वर्ड भी यूज कर देते हैं, ए टाइप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये एक प्रकार की क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। यहां आपसे पूछे तो न्यूक्लिक एसिड कौन होगा? डीएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम में कौन है? डीएनए है। फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या बन गए? पेयर बन गए बेटा जी। चलो समझ रहे हो बात? पास आए सिनेप्सिस, बीच में प्रोटीन से जुड़े सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्योंकि बच्चों क्रोमोसोम में कौन है? डीएनए, बीच में कौन आ गई? न्यूक्लियो प्रोटीन बोल दो। क्रोमो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। अगली लाइन पे आओ। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देख रहा हूं बच्चों में, ये रहा, बाहर निकाल के बता दिया मैंने। ये जो डायग्राम है अपना, इसमें आपको क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? दो। वही चीजें जो शुरू में बताई थी, वही बातें बार बार। क्रोमोसोम है दो, क्रोमेटिड चार। ठीक है, ये होमोलोगस का एक पेयर, ये होमोलोगस का दूसरा पेयर। तो इसको बच्चों बोला जाता है, ये कितने क्रोमोसोम? दो। इट्स कॉल्ड बाईवैलेंट। एक नया नाम ला रहा हूं, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब टू क्रोमोसोम। पेयर का मतलब कितने हो गए? टू। बाईवैलेंट में क्रोमेटिड कितने? चार। देखो दो वर्ड जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने लिखा वन बाईवैलेंट, बिल्कुल। अगली लाइन में आप लिखोगे, एक एक लाइन में तीन वर्ड है, वन टेट्राड, वन डायड। लिखो एक एक लाइन में तीन वर्ड, वन बाईवैलेंट, वन टेट्राड, वन डायड। वन टेट्राड, वन बाईवैलेंट और वन डायड। पहले तो नाम से बाई का मतलब होगा दो, टेट्रा का मतलब चार, डाई दो। ठीक है, डाई का मतलब दो से होगा, टेट्राड का मतलब चार और बाईवैलेंट का मतलब टू। अब कौन है ये अपन देख लेते हैं। तो डायग्राम में यहां बना लूं पास में ही। चलो बेटा, सब इसी क्रोमोसोम की खेल, नाम अलग अलग देते रहो। डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, तो होमोलोगस में कितने? एक पेयर है। क्रोमोसोम कितने? दो। इस दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं? एक बाईवैलेंट का मतलब आपसे पूछे कितने क्रोमोसोम, तो बच्चों आप बोलोगे टू क्रोमोसोम। अरे भाई का मतलब ही कितना हुआ? दो। तो वन बाईवैलेंट इज इक्वल टू टू क्रोमोसोम। अब टेट्राड पे आओ, कितने क्रोमेटिड? चार। वन टू थ्री फोर। चार क्रोमेटिड का मतलब एक टेट्राड। वन टेट्राड का मीन हुआ फोर क्रोमेटिड। फोर क्रोमेटिड। भूल जाओ इधर वाले को। अब कितने क्रोमेटिड? दो। दो क्रोमेटिड मतलब ये जो टेट्राड डायड है ना, ये क्रोमेटिड, याद रखो क्रोमेटिड, लास्ट में डी आ रहा है, ये क्रोमेटिड की नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टेट्राड का मतलब कितने क्रोमेटिड? चार। इसमें क्रोमेटिड मतलब डी है तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं अपन ऐसे याद रह जाए, ये क्रोमेटिड की नंबर के लिए है। तो वन टेट्राड का मतलब चार क्रोमेटिड, डायड का मतलब दो। दो क्रोमेटिड का मतलब कितना क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड दो, तो वन डायड का मतलब हुआ टू क्रोमेटिड। इसको बॉक्स में पैक करियो, स्टार लगाइयो। समझो इसको डायग्राम बना के साइड में। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 20 बाईवैलेंट, किसी सेल साइकिल की स्टेज में देयर आर 20 बाईवैलेंट प्रेजेंट, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, कितने होंगे? डायड टेट्राड पूछते हैं। तो 20 बाईवैलेंट का मतलब क्रोमोसोम तो हो गए 40। 20 बाईवैलेंट का मतलब क्रोमेटिड कितने हो गए? 80।
कर लियो, इसकी तो मैथ्स आती है ना अपने को। तो यहां बाइवेलेंट आप क्रोमोसोम के रेफरेंस में यूज करोगे। और ये याद रखने बच्चों, जिसमें डी आ रहा ना, टेट्राड और डायड, ये किसके लिए है? क्रोमेटिड के लिए। तो टेट्राड का मतलब क्रोमेटिड 4, डायड का मतलब 2। तो भाई इसमें तो 4 क्रोमेटिड है और इसमें केवल 2 है। तो मैं अगर टेट्राड की बात करूंगा तो मेरे पास क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर मैं डायड की बात करूंगा तो मेरे पास क्रोमोसोम 1 होगा। देखो समझो, सीधी बात है, लेकिन घुसाओ दिमाग में। फिर मैं वापस ऊपर वाले डायग्राम पे आता हूं। 1 बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम, टेट्राड और डायड, ये डी वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्रोमेटिड को। टेट्रा का मतलब 4, डाई का मतलब 2। अब इस डायग्राम में बच्चों ये लो, बताओ मुझे, अपने जो बनाया है इसमें बाइवेलेंट 2 बाइवेलेंट है, एक बाइवेलेंट ये, एक ये, 2 बाइवेलेंट है। इसमें टेट्राड 4 क्रोमेटिड है ना, एक टेट्राड में क्रोमेटिड कितने? 4। इस पूरे को मैं एक डायड बोल सकता हूं क्या? ये पूरा कितने हो गए? 2 डायड हो गए। क्लियर बात? चलो आगे। तो इस स्टेज में अपन लिखेंगे 2 लाइन और जाइगोटीन के लिए बच्चों कि फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड टेक प्लेस, इसी में हो जाता है। टेट्राड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन। टेट्राड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन स्टेज। सब स्टेज ये टेट्राड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन, इसी में हो गया। बट यहां बट नोट क्लियरली विजिबल, बन तो गया बेटा जी, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। टेट्राड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन सब स्टेज बट नोट क्लियरली विजिबल। हिंदी में लिख लेंगे, टेट्राड का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है। टेट्राड का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिख रहा? प्रोफेज के शुरू में तो कंडेंसेशन चल ही रहा ना, तो प्रोफेज में देखा था अभी तो वो क्रोमोसोम चिपके से ही रहते हैं, मेटाफेज में आके प्रॉपर्ली खुलते हैं। तो टेट्राड बन तो गया लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, बट नॉट क्लियरली विजिबल। अगला बच्चों तीसरी स्टेज में आए। लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है पैकाइटीन, जिसमें एक्चुअल क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। अगली आप स्टेज लिख लियो, पैकाइटीन। पैकाइटीन स्टेज, सब स्टेज। पहली लाइन इसमें क्या लिख लेंगे अपन? क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर। तो फर्स्ट ये लिख लो बच्चों, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकाइटीन स्टेज। जीन विनिमय इसी अवस्था में होता है। जीन विनिमय की क्रिया क्या हुई? संपन्न। हेलो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होगा कौन से में? पैकाइटीन में। अरे क्रॉसिंग ओवर की तैयारियां हमने पहले दोनों स्टेज में करी थी। अब बच्चों यहां क्या संपन्न होगा? क्रॉसिंग ओवर। हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? किसको एक्सचेंज करना है? जीन को। किसके बीच करना है? होमोलोगस। होमोलोगस के भी कौन से क्रोमेटिड? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो बेटा जी इस क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन अपन लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ जीन, इंग्लिश में लिख लियो पहले, हिंदी में बता दूंगा मैं। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हिंदी वाले लिख लें,
समजात गुणसूत्रों के, होमोलोगस का मतलब समजात, एक ही जोड़े के, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर लिख लियो इसको, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मेरा मार्कर है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान, विनिमय। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होने वाला जीन का आदान प्रदान, जीनों का विनिमय, एक्सचेंज, वही बेटा जी क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान। अब बच्चों जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या आएगी? वेरिएशन, विभिन्नताएं आएगी। तो अगली लाइन ये लिख लो कि क्रॉसिंग ओवर क्यों होना जरूरी है, तो हम यहां लिख लेंगे क्रॉसिंग ओवर से कॉजेज वेरिएशन, शॉर्ट में सीओ, क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में जीन विनिमय से विभिन्नताएं आती है, नए कैरेक्टर आते हैं, विभिन्नताएं आती है। जीन विनिमय से संततियों में क्या आएगी? वेरिएशन आएगी, नए कैरेक्टर आएंगे। इसीलिए बच्चों देखो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ज्यादा बेटर सेक्सुअल को बेटर बोला जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आएगी? कब आएगी? जब क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर कब होगा? जब गैमेट बनेंगे, मियोसिस होगा। और एसेक्सुअल में बच्चों मियोसिस नहीं होता, वहां तो जनक से ही पेरेंट सीधा क्या बना देगा? प्रोजेनी। अरे था ना अमीबा, एक अमीबा, एक से कितने? हाँ, क्रॉसिंग ओवर हो गए, उसी एक से दो बन गए। और अपने में पहले क्या बनते हैं? गैमेट। गैमेट बनते हैं तो कौन सा डिवीजन? मियोसिस। हमेशा क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? मियोसिस में। माइटोसिस में कहीं क्रॉसिंग ओवर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कौन सा मेथड हो रही है? सीधा एक से दो बना, माइटोसिस है। माइटोसिस में कभी भी नया कैरेक्टर ना वेरिएशन आएगी। तो वेरिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या चलाना पड़ेगा? मियोसिस। तो इसलिए बेटा जी गैमेट बनते हैं मियोसिस के थ्रू, ताकि क्या आ सके? नए कैरेक्टर। तो वेरिएशन का मेन सोर्स क्रॉसिंग ओवर है, उसी से वेरिएशन आती है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर कॉजेज वेरिएशन। अगली लाइन बच्चों, अब पैकेटिन में देखो कैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसका अपन एक डायग्राम बना लें। फटाफट इसका भी खींच दियो। अगली स्टेज पैकेटिन स्टेज, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बेटा जी क्रोमोसोम जैसे लाए थे अपन, कौन से कलर का वही बना देता हूं, इससे इंक आ गया, ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। दो की बजाय एक क्रोमोसोम बना के इसमें ये किसी से देख लेंगे, ये रहा एक, कलर थोड़ा सा ये ले लेते हैं, एक वाले में अपन समझ लेते हैं। इसमें बेटा जी दो क्रोमोसोम के बीच यहां ये वाली प्रोसेस होगी। एक ही पेयर बनाया, मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दिया है, वो एक ही, दो बनाए थे उसमें एक ही समझने के लिए खूब है। होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बेटा जी जहां अपन इनको एड किया ना, यहां एक्सचेंज ऑफ जीन इसी साइड पे होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सारा वो है ही है। ये जो डायग्राम अपने को दिख रहा है बेटा जी, इसी साइड पे क्या चल रहा है? क्रॉसिंग ओवर, है ना। एक आर्म्स में जहां जहां फ्यूज होगी वहां क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर से पहले जैसे एक और भी वर्ड लिख सकते हो, उसका भी समझा दूं मैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसी से ये क्रॉसिंग ओवर की जगह होता है। पुनर्योगज नोड्यूल, पुनर्योगज नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, वहीं से फिर जीन का, दो जीन का आपस में क्या होगा, एक्सचेंज, उसी को अपन बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर बेटा जी कौन सी स्टेज में होगा, पैकाइटिन में, वो पैकाइटिन में हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो ये होमोलोगस पेयर है, बस कलर थोड़ा सा आपने लाइट ले लिया है वही बेटा जी। और ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इनके बीच इस पहले दोनों जुड़ेंगे ना, जुड़ेंगे फिर तो रिकॉम्बिनेशन होगा, और जुड़ते टाइम जो स्ट्रक्चर बनेगी वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहां अब जीन का क्या होगा, एक्सचेंज। कहने का मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह है, वो साइट है जहां क्या होना है, क्रॉसिंग ओवर। इसी डायग्राम में मेंशन कर लियो, डायग्राम के बाद एक लाइन लिख लो बच्चों। इस स्टेज में क्या होगा, पैकाइटिन में फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, साइट और क्रॉसिंग ओवर, जहां क्या स्टार्ट होगा, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा। जैसे ही दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिस जगह जुड़े बच्चों, वहां बनने वाली स्ट्रक्चर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वहीं पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना उसी जगह क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो यही है पैकाइटिन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, साइट, एक्चुअल साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर होने वाला स्थल और जगह, इसी जगह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, वही साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। और बच्चों इस क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अपन क्लियर करें कि कैसे क्या स्ट्रक्चर बनती है, लिख लिया आपने। अब देखो दो क्रोमोसोम को मैं ऐसे बना के बता देता हूं, ये दो क्रोमोसोम बच्चों देखना एक बार। अब थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसे थोड़ी क्लियर कर लेते हैं अपन। एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा इसको चलो थोड़ा रेड या इसी कलर से देख लो, आ जाएगा। आपस में क्या है, पेयर। ये आपस में कौन से क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यही तो है। इनके बीच में हमें क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले बच्चों ये आपस में कुछ जगह से क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके अपन बना लें, देखते रहियो। ये एक बेटा जी आर्म और दूसरी आर्म्स मान लो ये है, इसको अपन थोड़ा सा इस टाइप से, ये इसकी आर्म्स होगी। सामने वाला जो है इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि समझ में आ जाए। तो दो क्रोमोसोम, दोनों आपस में होमोलोगस के पेयर, ये दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जहां से बेटा जी फ्यूज हो रहा है, ये लो, इस फ्यूजन वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं, यही है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, फूली हुई गांठ जैसी संरचना है, उसे हमने क्या बोला, नोड्यूल। कौन सा नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब यहां से जीन का क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। तो क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या बना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाइयो। ये दो क्रोमोसोम हमने ऐसे बना दिए, ये वाला क्रोमोसोम मान लो इसको इस कलर से दिखा दिया, बाकी है आपस में होमोलोगस पेयर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगा। अगली स्टेज में जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। दो कलर के पेन है तो दो कलर से बना ले लो ताकि क्लियर हो जाए। दो कलर के पेन नहीं है तो एक को बेटा जैसे डॉटेड भी दिखा देना लाइन से, ताकि ध्यान रहे आपको कि दोनों अलग अलग है।
आगे पता चल जाएगा, कुछ चेंज करके, ताकि ध्यान रहे है पेयर लेकिन दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, या दो कलर के पेन है तो दो से बना लिए, आगे दो स्टेज आएगी इसमें, उसमें समझेंगे। तो पहले एक सोलर स्ट्रक्चर बनी, दैट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यही वो जगह है जहां आगे क्या होना है, क्रॉसिंग ओवर। इसी जगह से दोनों हम जीन को क्या करने वाले हैं, एक्सचेंज। बन गया। अब अगली स्टेज में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, बस वही क्रॉसिंग ओवर है। इसी डायग्राम को अपन अगले लेवल पे बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम, इसकी सांस में कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, साइड वाली तो वैसी को वैसी रख दी। अब इस वाली में बेटा जी अपने को चेंज करना है, मान लो इसको जैसे अगर डॉटेड से दिखाया तो ऐसे दिखा दियो, ध्यान रहे। ये दोनों क्रोमोसोम की यहां क्या हो गई, एक्सचेंज, ये पेयरिंग, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जो जो जीन थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। पहले बना नोड्यूल, और नोड्यूल के बाद लास्ट जो डायग्राम बनाएंगे उसमें बेटा जी इनको ही क्या कर दो, बस चेंज ही हो गए, ये उधर गया, उधर वाला इस तरफ आ गया। इसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस पेयर। फाइनल जो इसका डायग्राम ये बनेगा। तो आम सोई होगी, इस वाले में जो आप बनाओगे मान लो दो साइड में हो रहा है, इस तरफ जुड़ गया, इसमें आ जाएगा ये, उससे इसमें बना के ये अटैच हो गया। रेड का मतलब यहां ये वाला क्रोमोसोम इससे फ्यूज हो गया, बस इसको आपने डॉटेड लाइन से दिखा रखा था, तो ये लो। अब जो सेकंड स्ट्रक्चर बनी ये बेटा ये बन गई, कोई चेंज आया नहीं। क्रॉसिंग ओवर के बाद दोनों सेपरेट हो गए। इसी में देख लो, ये वाला पोर्शन इधर आ गया और ये इस तरफ आ गया, इसी से दोनों के बीच जीन का एक्सचेंज। तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में होता है पैकाइटीन स्टेज में। इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन उधर गया और उस वाले का बस एक्सचेंज कर दो। यहां दो एंजाइम के नाम भी बच्चों यूज होते हैं, रिकॉम्बिनेज, कहां आया था,
रिकॉम्बिनेज बन गया। इसमें तो बस सीधी सी प्रोसेस है बच्चों, ये अपन ने बता दी। देख लो, यहां सबसे पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ेंगे, जुड़ने वाले पोर्शन को रिकॉम्बिनेशन, नोड्यूल इंडिकेशन है कि वहां क्या स्टार्ट होना है, क्रॉसिंग ओवर। अब बेटा जी दोनों आपस में एक एंगल उलझ गए, बस उलझने के बाद अब दोनों के जीन और क्रोमोसोम का कुछ पार्ट आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज। क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो गया ना थोड़ा पार्ट, और क्रोमोसोम के अंदर कौन है, जीन। जितना क्रोमोसोम एक्सचेंज हुआ है वहां के जीन भी क्या हो गए, जीन बदल गए तो कैरेक्टर भी चेंज, नया कॉम्बिनेशन आ गया। अब देखना बच्चों एंजाइम कैसे यूज हुआ, एंजाइम ऐसे यूज हुआ कि ये जब अटैच हुआ इसको यहां से कट करेंगे, इसको यहां से कट करके भी तो ये इधर जाएगा और वो इधर आएगा, कट करोगे तभी तो होगा। कट करने के लिए अपने को एक एंजाइम चाहिए, नाम सुनियो, एंजाइम का नाम ले रहा हूं एंडोन्यूक्लिएज, सुनियो बाद में अपन बात करेंगे। न्यूक्लिएज का मतलब किसको कट करे, न्यूक्लिक एसिड को। अरे क्रोमोसोम में कौन है, डीएनए, एक तरह से ये यहाँ डीएनए को कट कर रहा है, तो इस एंजाइम को नाम दे दिया एंडोन्यूक्लिएज। जैसे मान लो इस डायग्राम में लिखूं तो बेटा जी कट कर दिया ना आपने इसको, ये इतना कट हो गया, और ये रेड कलर वाला ये कट हो गया दोनों। अब कट करने के बाद इनको क्या करना है, एक्सचेंज। ये पिंक इधर आ गया, रेड इस तरफ आने के बाद इसको यहां क्या करना है, जोड़ना है दूसरी जगह। जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है लाइगेज, लाइगेशन का मतलब ही जोड़ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दो एंजाइम काम आए। पहला एंडोन्यूक्लिएज, दिख रहा है डायग्राम में, समझ रहे हो। सबसे पहले हमें उस क्रोमोसोम डीएनए को कट करना पड़ेगा, कट करने का काम एंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। कट करने के बाद उन दोनों को अलग अलग जगह, अरे दो फिंगर थी, इस फिंगर को मुझे इधर लाना, इसको इधर लाना, तो पहले मैं यहां से कट करूं, फिर कट करने के बाद ये टुकड़ा इधर जोड़ दूं, इधर वाला इधर जोड़ दूं। कट करने का काम एंडोन्यूक्लिएज, वापस से जोड़ने का काम लाइगेज। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज आते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें अपन पेकाइटिन स्टेज में अगली जो लाइन है बेटा जी ये लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर is the enzymatic process, crossing over is the enzymatic process। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम संबंधित प्रक्रिया है, एंजाइम काम आएगा। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम संबंधित प्रक्रिया है, इसमें काम आने वाला एंजाइम, जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम लिख लो बेटा जी, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, उसमें काम आने वाला एंजाइम रिकॉम्बिनेज। नोड्यूल क्या बने थे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पीछे एज लग गया तो क्या बना, एंजाइम। अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम के दो पार्ट है, एंजाइम के दो भाग आएंगे, एक तो एंडोन्यूक्लिएज और दूसरा बेटा जी इसी एंजाइम का पार्ट आएगा लाइगेज। तो मेन जो एंजाइम काम आता है उसका नाम तो है रिकॉम्बिनेज, उसके फिर दो सब पार्ट है एंडोन्यूक्लिएज और लाइगेज। एंडोन्यूक्लिएज का काम नीचे लिख लेंगे, क्या करेगा, कटिंग ऑफ सेगमेंट, क्रोमोसोमल सेगमेंट, गुणसूत्र के टुकड़े को कट करेगा, काटेगा, और लाइगेज बाइंडिंग करेगा, जोड़ने का कार्य। बस एक कट करेगा और दूसरा जोड़ेगा, इन दोनों को मिला के बेटा जी मैं क्या बोल दूंगा, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां यूज हुआ, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। और रिकॉम्बिनेज एक्चुअल में दो एंजाइम का ग्रुप है, जिसमें एक न्यूक्लिएज जो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, और लाइगेज जोड़ने का काम बेटा जी किसका रहेगा, लाइगेज का। दोनों की एक्टिविटी वहां काम आती है। पहले कौन यूज होगा, क्योंकि पहले उन साइड को कट करना है, फिर दोनों को अलग अलग जगह जोड़ना है। तो पहले ये, फिर बेटा जी लाइगेज, और कंबाइनली हम नाम दे देंगे रिकॉम्बिनेज। लास्ट लाइन पेकाइटिन में, अब वो जो टेट्राड थे बच्चों, टेट्राड बने कहां, इससे पहले जाइगोटिन में बन गए थे, लेकिन वहां लिखा मैंने क्लियरली विजिबल
अब यहां आते आते क्रोमोसोम थोड़े से ओपन हो गए, तो यहां अगली लाइन अपन लिख लेंगे टेट्राड यहां क्लियरली विजिबल, स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, टेट्राड स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। वो किस में दिखेंगे? स्पैकाइटीन में। तो बने कब थे? जाइगोटीन, लेकिन साफ दिखे कब? अगली स्टेज स्पैकाइटीन में। तो टेट्राड यहां स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। देन फोर्थ मेन पैकाइटीन ही है। इसके बाद बेटा जी स्टेज कौन सी आएगी? डिप्लोटीन। अगली फोर्थ स्टेज लिख लो डिप्लोटीन। फिर करते हैं वापस स्टार्ट से इसको रिवाइज एक बार। डिप्लोटीन। तो पूरी पांचों सब स्टेज हम क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड ही बच्चों स्टडी करेंगे। तो पहली दो स्टेज में तो क्या हो रहा था? क्रॉसिंग ओवर होने की तैयारियां हो रही थी, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम को पास लाना था। पैकाइटीन में एक्चुअल में क्या हो चुका? अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद उन होमोलोगस क्रोमोसोम को पास रखो कि दूर करो? काम हो गया, बस एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज होने के बाद अब दोनों को क्या कर दो? साइड में कर दो। ठीक है, एक्सचेंज हो गया। अब दोनों आपस में दूर। यहां बीच में कौन था पास लाने वाला? पास आने वाली क्या थी? प्रोटीन थी। ये प्रोटीन ही थी, इसने दोनों को पास ला रखा था। अब काम नहीं है तो धीरे धीरे ये प्रोटीन क्या होने लग जाएगी? डिसोल्व, डिसअपीयर। प्रोटीन हट गई तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए, क्योंकि पहले काम था, अब वापस क्रोमेटिन बनना है। तो प्रोटीन और इसको मिला के क्या बोला था? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा जी जब प्रोटीन ही हट जाएगी तो कॉम्प्लेक्स, बात समझ रहे हो ना? पहले पास लाया, एक्सचेंज करवाया, अब वापस से दूर कर दो। दूर करने का मतलब बीच की प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, तभी दोनों वापस से दूर हो जाएंगे। तो इस स्टेज में सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स फिर से डिसअपीयर, कारण ये बीच वाली प्रोटीन क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो डिप्लोटीन का पहला मेन फीचर बच्चों ही आएगा। डिप्लोटीन में आप मेंशन करना दिस सॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, dissolution of synaptonomial complex। सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन का मतलब हटना, विलुप्त होना, विलीन होना, गायब होना। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। अरे किसका फोन आ रहा है? सूरज मान है? इस टाइम किसका फोन? बोले को नहीं हैं? क्लास वालों के? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स यहां से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो जो प्रोटीन थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर। बस सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन क्या हो जाएगी? गायब हो गई। अरे सारा खेल प्रोटीन का ही था ना। प्रोटीन ही जब हट जाएगी तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। अगला नेक्स्ट लाइन में डिप्लोटीन में होता है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। हिंदी में लिख लो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स को बनाने में एक मेन रोल किसका था? प्रोटीन का था, जिसने होमोलोगस पेयर को जोड़े रखा था। प्रोटीन ही हट गई तो दोनों पेयर अब क्या हो गए? दूर दूर। तो पहली चीज यहां स्टार्ट हो जाएगा रिपल्सन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है, दूर होना स्टार्ट हो गए। समजात गुणसूत्रों के मध्य रिपल्सन, प्रतिकर्षण। बस रिपल्सन का मतलब क्या जाने लग गए? दूर दूर। रिपल्सन ऑफ होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, ये रिपल्सन स्टार्ट हो गया। कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज इसमें आगे बच्चों। डिसोल्यूशन, डिसअपीयर हो गया, भूल गया, कुछ भी बोल सकते हो। तो उसका मेन रीजन है बीच वाली प्रोटीन का क्या होना? डिसअपीयर। अगला होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या हो गया? रिपल्सन, दूर होना स्टार्ट हो गए। एक लाइन बच्चों इसमें लिखना
एक वो क्रोमोसोम बताए थे मैंने, 2 स्पेशल क्रोमोसोम, कोलिटीन और लैम्ब्रश। लैम्ब्रश का एग्जांपल oocyte of एम्फीबिया, वहां बच्चों ही होता है, ये अपने ह्यूमन में भी आएगा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं। अपने अंदर ह्यूमन में क्या होता है, फीमेल में, अपने वाला याद रख लो, 12th का पहला ही चैप्टर आएगा, 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में बच्चों गैमेट क्या बनता है, ओवम। ओवम बनने की प्रोसेस को नाम दूंगा oogenesis, अंड जनन, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। अब फीमेल में ओवम कहां बनेगा, ओवेरी में। मेल में बनेगा स्पर्म, प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, वो अपन बात करेंगे। तो ओवम जब बनेगा, डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा। तो मान लो ये कोई डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 46, डीएनए 2C। ये सेल ओवेरी के अंदर है, इसी सेल से क्या बनाना है, ओवम बनाना है। तो हमें क्या करवाने पड़ेंगे, मियोसिस स्टार्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट चालू हो गया। एक काम की चीज बच्चों, फीमेल में क्या होता है, जो oogenesis है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में जन्म से, फीमेल जो फीटस मां के पेट में होता है, फीमेल फीटस जब मां के पेट में, मां के पेट इन द सेंस कहां, यूट्रस में, वुम्ब में होता है ना, अपना डेवलपमेंट 9 महीने तक मां के यूट्रस में होता है। तो जब फीमेल फीटस मां के यूट्रस में होती है, उसी समय उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेल में स्पर्म बनता है बर्थ के बाद। ये मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, यहां बस ये जो फंडा है वो मैं बता रहा हूं, जो यहां यूज होना है। ओवम बनना, oogenesis कहां बनेगा, फीमेल की ओवेरी, अंडाशय में बनेगा। कब बनना स्टार्ट होगा, जब फीमेल फीटस मां के यूट्रस में, मादा भ्रूण मां के पेट में, तभी चालू हो गया। उस समय क्या काम चालू हुआ, सेल थी, सेल में मियोसिस फर्स्ट चालू हो गया। तो इस मियोसिस फर्स्ट में कौन आया, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज में स्टार्ट होगी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, यहां तक काम हो गया। यहां तक का काम मां के पेट के अंदर हो गया। और डिप्लोटीन जैसे ही आई, ये oogenesis बेटा जी अरेस्ट हो गया। अरेस्ट का मतलब रुक गया, डिप्लोटीन में आकर रुक गया। मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, उसमें भी कहां कर, डिप्लोटीन। इसी स्टेज में अब फीमेल फीटस का मान लो बर्थ हो गया, छोरी का जन्म हो गया। इस छोरी के ओवेरी में, जब वो मां के पेट में थी, क्या चालू हो गया था, oogenesis। और oogenesis चालू हो गया, लेकिन कहां फंसा पड़ा है, डिप्लोटीन में रुक गया। और जब बर्थ हुआ तो उसकी, उस फीमेल की बात करूं, उसके ओवेरी में ओवम बन रहा है, लेकिन वो कहां अटका हुआ है, डिप्लोटीन में अटका हुआ है, डिप्लोटीन में रुक गया। अब देखो बच्चों, बर्थ के टाइम डिप्लोटीन तक आ चुका है काम। अब डिप्लोटीन बर्थ से लेकर 10 से 12-13 साल तक, जब प्यूबर्टी आती है, फीमेल की बात होगी, जब क्या आएगी, प्यूबर्टी। तो बेटा जी फीमेल में हम एक साइकिल पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, 8 चक्र, ओवम बनने की एक साइकिल आएगी, 28 डेज का एक पीरियड आएगा, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 11-12 साल के आसपास। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम बनना प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा। तो बर्थ के टाइम फीमेल के फीटस में कौन है, फीमेल की ओवेरी में कौन है, ओवम बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं बना है, कहां अटक गया, रुक गई, डिप्लोटीन में फंस गई। उसके बाद फिर आना आगे, डिप्लोटीन के बाद कौन सी आनी, डाइकाइनेसिस आनी है, फिर मेटाफेज, एनाफेज सब आना, फिर मियोसिस सेकंड भी होना है, काम पूरा नहीं हुआ, अटक गया। और ये अटका हुआ कब तक रहा, 12-13 साल तक। तो 12-13 साल तक फीमेल की ओवेरी में कौन अटक रखा है, डिप्लोटीन। इसी स्टेज में ये जो सेल है अटकी हुई, इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था, बर्ड के एग में कौन भरा जाएगा, योक, क्योंकि बर्ड के चूजे को न्यूट्रिशन कौन देता है, योक। तो जो टाइम बीच का है, उसमें एग के अंदर कौन भरा जा रहा है, योग भरा जा रहा है। तो धीरे धीरे इसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। वो योग ही आगे उस चूजे को क्या देगा, न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन की याद रखो आप, ह्यूमन में 10-12 साल तक जो एग है वो कहां अटक गया, डिप्लोटीन। जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, ये डिप्लोटीन कंप्लीट हो गया। डिप्लोटीन कंप्लीट होते ही अब कौन चालू हो गया, डाइकाइनेसिस। फिर आ गया मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या खत्म हो गया, अब तो मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ है। देन स्टार्ट होगा मियोसिस सेकंड, फिर फाइनली बनेगी 1, 2, 3, 4।
एक से कितनी सेल बनती है लास्ट में? 4, वो ओवम होंगे। तो ओवम बनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात ये आती है, बस यहाँ इस चीज को थोड़ा सा याद रखो, बाकी डिटेल में तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा कि ओवम बनना, oogenesis फीमेल की वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मेल में स्पर्म बनते हैं जन्म के बाद, फीमेल में ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, जब फीमेल एम्ब्रियो मां के पेट में होता है उस टाइम स्टार्ट हो गया स्टार्ट। ये डिप्लॉइड सेल है 46/2c, उसमें मियोसिस फर्स्ट चालू हो गया, क्योंकि ओवम बनेंगे तब तो मियोसिस ही होगा, गैमेट चालू हो गया, होगी स्टेज, प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, क्रॉसिंग ओवर तक का काम हो गया। अब डिप्लॉइडिन चालू हुआ था, होते ही रुक गया, फंस गया, अरेस्ट हो गया। इसी डिप्लॉइडिन स्टेज में बर्थ जब हुआ, इस फीमेल के ओवेरी के अंदर जो सेल है वो एक्चुअल में कहां तक आई हुई है? ऐसे नहीं कि बर्थ के बाद यहां से चालू हो गए, बर्थ के बाद कहां से चालू होगा? डिप्लॉइडिन तो हो चुका जन्म से पहले ही। अब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों 12-13 साल पे स्टार्ट होती है, हर 28 दिन में, हर 28 दिन के बाद एक अंडाणु ओवम बनेगा, फिर नया साइकिल स्टार्ट होगी, ये मैं वहां डिटेल में बताऊंगा। इन 10-12 साल तक फीमेल की ओवेरी में कौन अटकी हुई है? डिप्लॉइडिन। अब ह्यूमन में तो नहीं होता, क्योंकि हमें तो न्यूट्रिशन कौन देती है? माँ। अरे प्लासेंटा से डायरेक्ट माँ से तो लगे हुए, लेकिन बर्ड्स के एग में, अंडा तोड़ते हुए मैंने ओमलेट वाली बात बताई थी, बर्ड्स के एग में कौन है? योक है। वो योक ही चूजे को क्या देगा? न्यूट्रिशन। तो बर्ड्स के एग में ये जो लंबा टाइम रुका हुआ है, इसमें क्या बनेगा? योग बनेगा, बनता रहेगा जब तक बने तब तक प्रॉपर योग बन जाए। अपने में ऐसा नहीं होता, अपने में 10-12 साल वो रुका रहेगा। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लॉइडिन से आगे डाई काइनेसिस, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, देन मियोसिस सेकंड, और फिर एक से कितनी बन गई? 4 सेल। तो यहां मैं इतना ही कर रहा हूं बच्चों, डिप्लॉइडिन एक ऐसी स्टेज है जो कई सालों तक अटकी रहती है। ह्यूमन के रेफरेंस में बर्थ से लेकर 10-12 साल तक कौन चलेगी? डिप्लॉइडिन। अरेस्ट इन डिप्लॉइडिन स्टेज। और फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होगा? जन्म से पहले, बिफोर बर्थ। तो ये एक लाइन यहाँ आती है, एनसीईआरटी में बस इतना लाइन फंसा दी, बाकी थोड़ा सा बेसिक याद रख लियो, जिसको डिटेल में हम चलाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगली लाइन बेटा जी इसी में लिख लो, डिप्लॉइडिन में oogenesis हिंदी में अंड जनन, ओवम, जेनेसिस बनना, ओवम का बनना क्या कहलाएगा? oogenesis। समझ लो कि oogenesis अरेस्टेड इन डिप्लॉइडिन स्टेज। oogenesis डिप्लॉइडिन अवस्था में आकर रुक जाता है। oogenesis अरेस्ट इन डिप्लॉइडिन स्टेज। तो वर्टिब्रेट्स में जो oogenesis है वो डिप्लॉइडिन स्टेज में आके अंडरलाइन कर लो, रुक जाएगा। अब कई सालों तक अलग अलग इसका टाइम पीरियड बच्चों होता है। और oogenesis का मतलब क्या बनना? ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? oogenesis। तो फीमेल में जो oogenesis है बच्चों, वो स्टार्ट तो जन्म से पहले ही हो गया था, लेकिन वो रुक गया कहां? डिप्लॉइडिन में। अंडा अभी तक नहीं बना है, वो बर्थ के बाद ही बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम को क्या बोलेंगे? oogenesis अरेस्टेड इन डिप्लॉइडिन स्टेज। तो ह्यूमन के रेफरेंस में लिख लो कितना रुकता है? विद रेफरेंस टू ह्यूमन 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल तक रुका रहेगा। कौन रुका रहेगा? डिप्लॉइडिन। तो ये 10 से 12 साल कौन से हैं? बर्थ से लेकर 10-12 साल, जन्म से लेकर 10-12 साल तक, जब तक क्या स्टार्ट नहीं हो जाए? मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब तक बेटा जी रुका रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंडिकेशन वो ब्लीडिंग फेज रहेगी, मैं वहां बता दूंगा। तो ह्यूमन में ये 10 से 12 साल तक रुका रहेगा। इसको हमने यहां ऐसे समझ लिया बच्चों। oogenesis आया बर्थ के टाइम, उस साइड में कौन थी? डिप्लॉइडिन, और वो इतने टाइम तक क्या रही? अरेस्ट रही। यहां आने के बाद आगे वो क्या रहेगी? कंटिन्यू। और काम की चीज, फीमेल में oogenesis स्टार्टेड बिफोर बर्थ, वहां बता देंगे। तो ये उस साइड का बनना अटक गया कहां? डिप्लॉइडिन स्टेज में, बर्थ तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक अटका रहेगा। अब फाइनली डिप्लॉइडिन के बाद बच्चों लास्ट लिख लो डाई काइनेसिस।
लास्ट जो स्टेज आई वो डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस याजमेटा की भी बात कर लेंगे। डाईकाइनेसिस में अब ये बच्चों प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज का मतलब इसमें वो काम होंगे जो लेट प्रोफेज में, प्रोफेज ही तो चल रहा है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या हो जाएगी? डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो माइटोसिस का काम लेट प्रोफेज में जो हो रहा था वो यह कहां होगा? डाईकाइनेसिस। तो इसमें लिख लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, ER, न्यूक्लियोलस सभी क्या हो गए? डिसअपीयर। वही सारा है, लेट प्रोफेज वाले कैरेक्टर लिख रहे हैं अपन। और कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हुआ था वहां, यहां क्या हो गया? कंप्लीट। तो सारे क्रोमेटिन अब प्रॉपर्ली क्या बन चुके हैं? क्रोमोसोम। कंडेंसेशन कंप्लीटेड, प्रॉपर्ली क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ER, न्यूक्लियोलस, तो सारे यहां डिसअपीयर। जो लेट प्रोफेज का काम था माइटोसिस वाला, यहां लेट प्रोफेज में प्रोफेज का सबसे लास्ट ले आओ डाईकाइनेसिस। और ये कंडेंसेशन यहां कंप्लीटेड। कंडेंसेशन कंप्लीट मतलब क्रोमेटिन से प्रॉपरली कौन बन गए? क्रोमोसोम। तो इसको अगर आप डायग्रामेटिक समझाओ बेटा जी तो वो सीधा बस वो डिसअपीयर दिखा दियो। इसमें अपन ऐसे समझ लेंगे, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो जाएगा ना, ये लो ये दिख जाएगी। अगर डोटेड वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो डाईकाइनेसिस। यहां धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होना स्टार्ट हो गई? डिसअपीयर। बस कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ तो वो क्रोमोसोम और वो आ ही गए। क्रोमोसोम में ऐसे ही है, समझने के लिए। अच्छा नया कलर आ गया क्या? ठीक है, ये आ गया क्रोमोसोम इधर। कौन सा आ गया? मान सकते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर हो चुका। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो रही है? डिसअपीयर। देख लो गोल्जी बॉडी और सब गायब दिख रहे हैं। फाइनली सेंट्रियोल से क्या बनने चालू हो गए? स्पिंडल फाइबर आ गए बस। सेंट्रियोल भी अपनी अपनी पोल की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। मेन वही है, डायग्राम देख के समझो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लग गई? डिसअपीयर। मतलब प्रोफेज का एंड आ गया। एंड का मतलब डाईकाइनेसिस आ गया। तो फिर से मैं समझा दूं, बाकी कल फाइनली ये चैप्टर बस, अब कुछ नहीं है। वो मियोसिस सेकंड में तो पढ़ना नहीं, वो सारा माइटोसिस ही है। इसकी 2-4 स्टेज है, वो मैं डायग्राम से समझाऊंगा कल। हो गया कंडेंसेशन। यहां क्या हो गया? कंप्लीटेड। एक याजमेटा वाला वो भी थोड़ा सा बता दूं तो बन गया ना। अब बच्चों पहले एक दिमाग में देखो सीक्वेंस में, मैं बार बार कहता हूं रटने वाला कुछ नहीं है। अपन प्रोफेज फर्स्ट में अपने को करना क्या है? सबसे मेन चीज है इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर करवाना है। पहले आप ये समझ लें कि भाई क्रॉसिंग ओवर है क्या। तो क्रॉसिंग ओवर का हमने बता दिया कि जीन को ट्रांसफर, 2 होमोलोगस के बीच जीन एक्सचेंज। क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो हम सारे एक जैसे हो जाएंगे। कुछ तो नए कैरेक्टर लाओ, वेरिएशन लाओ। और पता ही है सारे के सारे अलग ही दिखते हैं। अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि वेरिएशन है। नया कैरेक्टर कौन लाएगा? अरे कैरेक्टर लाएगा ही कौन? जीन। तो जीन को अलग अलग कर दो, अलग करते ही कॉम्बिनेशन बदल गया, कैरेक्टर नए आ गए, वेरिएशन आ गई। तो क्रॉसिंग ओवर करवाना है, और उस क्रॉसिंग ओवर इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करवाने के लिए कितनी स्टेज बना दी? तो पूरी 500 स्टेज ले दे के क्या चलेगा? क्रॉसिंग ओवर। उनकी पहली 2 स्टेज में तो हम वो काम करेंगे ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके।
तीसरी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में होगा और चौथी पांचवी में क्रॉसिंग ओवर से अपन वापस दूर होंगे। तो ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको कौन से क्रोमोसोम चाहिए? होमोलोगस। तो बिल्कुल अपन इसको स्टार्ट से लेते हैं बेटा जी। कहां मिलेगा स्टार्टिंग, ये देखना है। कितने पेज लिख दिया? तो क्या ज्यादा है, समझाने में टाइम लगे। ये रहा गया अभी। ये लो, मियोसिस फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, प्रोफेज फर्स्ट। जैसा कि दिख ही गया आपने को, ये सबसे कैसी फेज है? इनमें सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी। वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है इस टाइम, क्रॉसिंग ओवर, जीन का एक्सचेंज। और इसको हमने 5 अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पर? उन क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेस पे, कि पहले होमोलोगस पास आएंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर क्रोमोसोम वापस दूर जाएंगे। वो बिहेवियर है बेटा जी। याद रखने का लिए वही लौट जाओ प्यारी दीदी सीक्वेंस आ जाती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाई काइनेसिस। यहां प्रोफेज स्टार्ट होगा, यहां प्रोफेज कंप्लीट। प्रोफेज ही चल रहा है। तो ये माइटोसिस के लिए अर्ली प्रोफेज है और ये माइटोसिस वाली लेट प्रोफेज है। तो कुछ कैरेक्टर तो वैसे ही याद रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमने उठाया लेप्टोटीन, और उससे पहले बेटा जी अपन ने समझ लिया कि करना क्या है इस पूरी प्रोसेस में। तो हमने बताया कि इस दौरान अपने को क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर करना है। तो क्रॉसिंग ओवर समझने के लिए हमने बता दिया कि क्रॉसिंग ओवर से आप होमोलोगस क्रोमोसोम से समझ लो। अगर पेयर का क्रोमोसोम है तो वो होमोलोगस है। ये जैसे फर्स्ट पेयर है तो होमोलोगस है, सेकंड पेयर है तो आपस में होमोलोगस। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम एक दूसरे के लिए हेटेरोलोगस या नॉन होमोलोगस होंगे। पहली बात क्लियर करो बच्चों कि एक्सचेंज हमेशा होमोलोगस के बीच होगा। होमोलोगस को भी मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। ये क्रोमोसोम बना दिए, बिल्कुल दिख रहे हैं तो आप समझ जाते हो प्रोफेज या मेटाफेज की क्रोमोसोम है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड 2 है, पेयर का क्रोमोसोम। अब इसमें एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड तो बहनें हैं, सिस्टर है, अलग अलग की है तो नॉन सिस्टर है। तो यहां डेफिनेशन क्लियर हुई कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस और होमोलोगस की भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। अरे सिस्टर के बीच क्या होना, तो भाना ही है। तो सिस्टर में कोई नया कैरेक्टर है नहीं। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन को क्या कर दूंगा? एक्सचेंज कर दूंगा। अब कैसे करूं? तो उसकी 5 स्टेज है। सबसे पहले हमने उठाया लेप्टोटीन। इसमें ध्यान रखने वाली बात, बुके स्टेज। इसमें जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन है वो गुलदस्ते जैसे व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। कैसे? डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, दिख रही है क्यों? प्रोफेज स्टार्ट हुआ, अभी गायब नहीं हुई। सेंट्रियोल वगैरह सब है, गोल्जी बॉडी यार सब दिख रहा है। ये धागे हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ? कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है। अब कंडेंस होकर वो धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? क्रोमोसोम बन रहे हैं, क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम पोल की तरफ जाके अरेंज हो गए। ऐसे अरेंज हुए तो दिखने लगे बुके लाइक स्ट्रक्चर, गुलदस्ते जैसे व्यवस्थित हो गए। अब ये पूछा गया कि भी बुके लाइक अरेंज होने की रिक्वायरमेंट क्या हुई? तो रिक्वायरमेंट हुई कि क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको क्या पास लाने हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम पास लाने। तो यहां क्रोमोसोम बिखरे हुए थे क्रोमेटिन, इस बुके से सारे क्रोमोसोम क्या आ गए? पास। तो जब होमोलोगस पास में आएगा तभी तो क्रॉसिंग ओवर होगा बच्चों। तो बुके स्टेज का मेन रोल है इन होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करना? क्लोज टुगेदर, पास में लाना। पहला स्टेज हमने ये कर लिया। देन आगे चले, हमने जाइगोटीन और सिनेप्टोनीन का बेटा जी। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ गए, पास आ गए तो उनको और टाइट फ्यूज करना है। तो उन क्रोमोसोम के बीच एक स्पेशल प्रोटीन आ जाएगी और प्रोटीन और होमोलोगस पेयर को हम क्या नाम दे देंगे? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो क्रॉसिंग ओवर से ठीक पहले का काम हो गया होमोलोगस पेयर, और बीच में जोड़ने के लिए कौन आ गई? प्रोटीन, कंबाइनली कॉल्ड सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो पहली लाइन आ गई, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जाइगोटीन में। उससे पहले होमोलोगस पेयर पास में आया, उस पेयर को हमने क्या बोला? सिनेप्सिस। पेयर के बीच में कौन आई? प्रोटीन, देन कॉल्ड सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई नई चीज भी लिया हो, वो प्रोटीन है। अब सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जा सकता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? इसमें क्रोमोसोम है, प्रोटीन है। क्रोमोसोम में कौन? डीएनए। डीएनए क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। अब यहां ये 2-3 बातें हमें क्लियर करनी है। ये दिख रहे हैं आपको क्रोमोसोम 2। इन 2 क्रोमोसोम को मैं क्या बोलूंगा? बाइवेलेंट। ये 2 क्रोमोसोम। टेट्राड डायड, जिसमें डी पीछे लगा है, वो नंबर क्रोमेटिड की बताएगा। टेट्राड का मतलब कितने? 4 क्रोमेटिड। दिख रहे हैं आपको 4, बस एक टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड। डायड का मतलब
क्रोमेटिड। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम के लिए, तो ये दोनों टर्म फॉर क्रोमेटिड के लिए। तो यहाँ टेट्राड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बच्चों बनना स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन अभी क्लियर दिखाई, आगे की स्टेज में क्लियर होगा, बट नॉट क्लियरली विजिबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में आ गए अपन, किसमें? पैकाइटिन। पैकाइटिन वो स्टेज है, क्रॉसिंग ओवर की सारी तैयारियां होगी, होमोलोगस पास में आ गए, चिपक गए। अब जीन का हमें क्या करना है? एक्सचेंज। वो एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर कब होगा? पैकाइटिन। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, बहुत बार नीट में पूछा गया है, इन सीक्वेंस के खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। और यहाँ एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन कौन से? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच जीन को एक्सचेंज कर दो। तो इसी क्रॉसिंग ओवर से क्या आएगी? वेरिएशन, नए कैरेक्टर। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं बच्चों, वेरिएशन का मेन सोर्स कौन है? क्रॉसिंग ओवर है। ये क्रॉसिंग ओवर आ गई। अब इस डायग्राम में ये देखो क्रॉसिंग ओवर वाली स्ट्रक्चर आ गई। क्रॉसिंग ओवर से पहले बच्चों क्या होता है? जहां दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ेंगे, जॉइंट जो होता है वो एक सोलन पार्ट बनाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस नोड्यूल का मतलब ये है कि इस जगह क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज होगा। तो पहले क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? एक्चुअल साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर, जहां जीन का एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ये लो, फिर आगे एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होती दोनों जीन क्रोमोसोम के पार्ट को एक्सचेंज कर दिया। वो फिंगर वाला, इसको यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया, इस पार्ट को इधर जोड़ दो, इसको उधर जोड़ दो। कट करना, जोड़ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और इसमें काम आने वाला एंजाइम कहलाएगा रिकॉम्बिनेज। तो क्रॉसिंग ओवर कैसी प्रोसेस है? एंजाइमेटिक है, बिना एंजाइम के नहीं होगी। एंजाइम कौन सा? रिकॉम्बिनेज, जिसमें दो एंजाइम आते हैं। पहला एंडोन्यूक्लिएज। तो बच्चों न्यूक्लिएज है, वो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। लाइगेज उससे दूसरी जगह जोड़ देगा। लाइगेट का मतलब ही जोड़ना होता है। दोनों एंजाइम आ गए। और इससे पहली स्टेज में टेट्राड बन गए थे, यहां वो टेट्राड क्लियरली विजिबल हो गए। तो ऐसे आता है बच्चों घुमे हुए क्वेश्चन। टेट्राड बना कब? जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल पैकाइटिन में। फिर उसमें एक्सचेंज होगा। देन फाइनली डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर हो गया। कल ये दो स्टेज तो क्रॉसिंग ओवर करवाने में हेल्पफुल कर रही थी, पैकाइटिन में हो गया। अब उन क्रोमोसोम को फिर से दूर करना चालू कर दो। तो डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। और उसके लिए सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स को बनाने वाली कौन थी? प्रोटीन। हमने प्रोटीन को हटा दिया। प्रोटीन हटते ही होमोलोगस पेयर क्या हो गए? ऐसा मान लो प्रोटीन उनको चिपका रखा था, हटते ही दोनों दूर होना स्टार्ट हो गए। मतलब रिपल्सन ऑफ होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो गए। प्रोटीन दोनों के बीच की डिसअपीयर। यहां एक अलग से चीज आई बच्चों कि oogenesis के दौरान जो ओवम बनता है वो इस डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। oogenesis का मतलब ओवम का बनना। तो ह्यूमन में बेटा जी, फीमेल में ओवम जन्म से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब बर्थ होता है उस समय ओवम में कौन सी स्टेज चल रही होती? अब डिप्लोटीन बर्थ से लेकर 12-13 साल तक, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो, वो किस स्टेज में चल रहा है? डिप्लोटीन। अपने में तो योग नहीं बनता, बर्ड सोर में इस ड्यूरिंग क्या बन जाता है? योग बन जाता है। और इसी टाइम वो एक क्रोमोसोम आते हैं, कौन से? लेम्प ब्रश क्रोमोसोम। एम्फीबिया में लिखाए थे मैंने, वो इसी स्टेज में बनते हैं बच्चों। देन फाइनली अपन ने बोला, एक और मैं छोटा सा वर्ड बताऊंगा। अब आगे डाइकाइनेसिस, ये आपकी लेट प्रोफेज है। इसमें वो सारे अड़ंग बड़ंग क्या कर दो? डिसअपियर कर दो। हो गया डिसअपियर। और कंडेंसेशन यहां तक आते आते क्या हो गया? कंप्लीट। वो लेप्टोटीन में स्टार्ट हुआ था, यहां कंप्लीट मतलब क्रोमेटिन पूरी तरह से किसमें बदल गए? क्रोमोसोम में। अब एक चीज और बच्चों, छोटा सा, ये कंप्लीट आपकी 500 सब स्टेज। इसी डायग्राम में देखो, एक वो कियास्मेटा वाला वर्ड भी यहीं क्लियर कर दो आप। ये देखो, ये जो डायग्राम बनाया ना, ये एक देखो यहां एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों, ये रहा। जब दो के बीच एक्सचेंज करें ना, ऐसे दिख रहा है रफली एक्स जैसी स्ट्रक्चर। इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है कियाज्मा। एक कियास्मेटा वर्ड आता है, वो भी यहां मेंशन कर लेना। आप तो आगे कहीं लिख लो एक्स शेप स्ट्रक्चर, लास्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रॉस नहीं, ये एक्स है। एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है कियास्मेटा। ये यहां समझने के लिए मैं दो लाइन इसकी एक हेडिंग डाल दो, कियास्मेटा छोटी सी, लास्ट में डाल दो, NOTE नोट डाल के लिख लो कियास्मेटा। चलो मैं लास्ट में यहीं लिखा देता हूं साइड में, नोट डाल के उसमें वर्ड लिख लियो कियास्मेटा। कियास्मेटा
तो कियाजमेटा वो दिखा, वो जो क्रॉस बन रहा था, क्रॉस बना तो कैसी स्ट्रक्चर, ये देखो बच्चों, ये क्रॉस बना तो कैसी दिख रही है, एक्स, उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाएगा, कियाजमेटा। तो कियाजमेटा में एक दो लाइन ही लिखनी है अपने को, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कियाजमेटा कब है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कियाजमेटा कब बनेगा, जब कौन सी प्रोसेस होगी, क्रॉसिंग ओवर। कियाजमेटा में लिखना है रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, काम की चीज, क्रॉसिंग ओवर का परिणाम है, रिजल्ट है ये, क्रॉसिंग ओवर से पहले नहीं बनता है, उसका रिजल्ट है। क्या मतलब इस लाइन का, बात समझ लो। ये है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से धीरे धीरे बने क्रोमोसोम, बिखरे हुए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये है, ये दोनों होमोलोगस है मेरे दोनों हाथ। स्टार्टिंग में बच्चों बिखरे हुए हैं, अपनी सेल में न्यूक्लियस में बिखरे हुए, ये इधर इस कोने में इधर है, इनकी नहीं बन रही। लेप्टोटीन चालू हुआ, लेप्टोटीन का काम है इनको पास लाओ, बुक्के की तरह पास आ गए। अब जाइगोटीन में ये बीच में ये मान लो प्रोटीन फाइबर ये बने, प्रोटीन ने दोनों होमोलोगस पेयर को जोड़ दिया। अब पैकाइटिन में एक्सेंस, क्रॉसिंग ओवर चालू हो गया, एक्सेंस में एक स्ट्रक्चर बनी एक्सेप। अब एक्सेंस से पहले देखो, एक्सेंस सीधा नहीं हो रहा, पहले ये दो ऐसे जुड़े, इसको मैंने बोला रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये नोड्यूल है। तो नोड्यूल क्रॉसिंग ओवर के पहले बनता है। अब नोड्यूल से फाइनली ये बन गया, अब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होने के बाद ये जो शेप है ये क्या है, कियाजमेटा। तो दो वर्ड है बेटा जी, नोड्यूल क्रॉसिंग ओवर के पहले, ऐसे मान लो, पहले नोड्यूल फिर क्रॉसिंग ओवर देन कियाज्मा। तो कियाज्मा क्रॉसिंग ओवर से पहले नहीं बनता, कियाज्मा क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, मतलब क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका। अब जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर शो हो रही है वही कौन है, कियाजमेटा। वाइल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बना, पेयर के क्रोमोसोम पास आए, पास किस में आए, लेप्टोटीन, बीच में प्रोटीन जुड़ गई, मान लो प्रोटीन है। सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कब बना, जाइगोटीन में। अब ये दो क्रोमोसोम ये अटैच हुए, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, नोड्यूल से फाइनली क्रॉसिंग ओवर, ओवर के बाद जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनी कियाजमेटा। तो पहले नोड्यूल बनेगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, देन कियाजमेटा। तो हमने लिखा कियाजमेटा क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, ना कि इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से पहले कौन बन चुका था, रिप्रोडक्टिव रिकॉम्बिनेशन, भाई नोड्यूल आया था, नोड्यूल से फिर, और फिर कौन बना, कियाजमेटा। तो हमने लिखा कि क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट कौन है, कियाजमेटा, उसका परिणाम है। अब इसी क्रॉसिंग कियाजमेटा में लिख लो बच्चों, ये बनता है फॉर्म ड्यूरिंग पैकाइटिन की अगली स्टेज डिप्लोटिन, क्लियरली डिप्लोटिन में दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि उसमें तो क्रॉसिंग ओवर है, फिर कियाजमेटा दिखेगा, फॉर्म ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज, और लास्ट में इसका टर्मिनलाइजेशन होगा इन डाइकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन होगा डाइकाइनेसिस। पूरे दिन बैठा रहता हूं, एक बार भी नहीं बचता है, रात होते चालू हो जाते हैं। तुम्हारे वार्डन ही गोचे कर रहे हैं बॉयज वाला। हाँ अरे एक ही रूम में रख दे भी उन्होंने, ठीक। तो कियाजमेटा क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, सीक्वेंस क्रॉसिंग ओवर बना पैकाइटिन में, तो अगली स्टेज में बाद में बनेगा ना रिजल्ट तो, और उसके लास्ट में टर्मिनलाइजेशन का मतलब हट गया कियाजमेटा, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए, क्रोमोसोम अलग हो गए, तो कियाजमेटा भी ये बना, अलग होते ही कियाजमेटा हट गया। टर्मिनलाइजेशन का मतलब टर्मिनेट होना, हट जाना। वो लास्ट स्टेज किसमें, डाइकाइनेसिस। जिप लाइक मैनर में खुलता है, ऐसे क्रॉस था ना, धीरे धीरे खुलेगा खुलेगा खुलेगा, ये हट गया। समझ गए बात, फिर से सुन लो, ये क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जुड़ गए, एक्स लाइक क्रॉसिंग ओवर हो चुका। अब एक्स लाइक क्या है, अब कियाजमा खुल रहा है बच्चों, देखो खुल रहा है, दोनों क्रोमेटिड अलग हो रहे, ये अलग हो गए, अलग होती एक्सेप्ट स्ट्रक्चर नहीं रही तो हम उसको अब कियाजमेटा नहीं बोलेंगे। खुलता है जिप लाइक, चेन खुलती है ना, वैसे जिप लाइक मैनर में इसको हमने क्या कर दिया, ओपन। और कियाजमेटा का खुलना या हटना क्या कहलाया,
टर्मिनलाइजेशन किया, टर्मिनेट हो गया, हट गया। और कैसे हटता है तो वहां लिख लेना जिप लाइक मैनर में, चेन की तरह, जैसे चेन खुलती है, इन जिप लाइक मैनर। नहीं था क्या? तो टर्मिनेशन ऑफ कियाज्मा, लास्ट बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लियो, अभी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। 500 इंपोर्टेंट स्टेज है, कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट होने वाला है, परसों से अपन एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट फोटोसिंथेसिस चलेगा। तो फिर से स्टार्ट किया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नीट में, आता रहता है। 4-5 अवस्थाएं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 500 का एक ही एम है, क्या करवाना? क्रॉसिंग ओवर। नाम छोटा सा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसी क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है हम एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्योंकि जीन चेंज होती, नए कैरेक्टर आ गए, नए कैरेक्टर से वेरिएशन आ गई। पहला, लेप्टोटीन में क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर की तैयारियां करनी है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होगा? होमोलोगस। होमोलोगस की कौन सी आम? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो बेटा जी पहले होमोलोगस को पास में तो लाओ, तो वो क्रोमेटिन तो बिखरे में, तो प्रोफेज में कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन का मतलब क्रोमेटिन कन्वर्ट हो रहे हैं क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम को हम क्या ला रहे हैं? पास। सारे क्रोमोसोम एक जगह पोल की साइड में जाके इकट्ठे हो गए, ग्रुप बना लिया। और ग्रुप ऐसा बना कि हमें फूल के गुलदस्ते जैसा दिख रहा है, तो हमने उसको क्या कर दिया? बुके स्टेज। वो बुके स्टेज है पहले वाली लेप्टोटीन। अब उस बुके में से कौन से क्रोमोसोम पास आएंगे? जो आपस में होमोलोगस होंगे। तो जाइगोटीन में वो होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पास आ गए। और होमोलोगस को जोड़ने के लिए बीच में 3 प्रोटीन की लाइन भी आ गई। वो प्रोटीन प्लस होमोलोगस पेयर क्या कहलाया? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। उस केवल होमोलोगस की बात करूं, सिनेप्सिस, सिनेप्स का मतलब जुड़ना। प्रोटीन आती ही बन गया कॉम्प्लेक्स, यहां कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनना जाइगोटीन का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। कंप्लीट। अब हमें फाइनली क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पहले आपस में अटैच हुए, जुड़ने को हमने क्या नाम दिया? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये गांठ जैसा नोड्यूल बन गया। अब नोड्यूल बनने के बाद ये और क्रॉस कर गए। अब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट। उसके लिए मैं इसको यहां से कट करूंगा, इसको यहां से कट करूंगा। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंडोन्यूक्लिएट। टूट गए, ये इधर गया, ये इधर आके अलग अलग जगह जुड़ गए। जुड़ने के लिए लाइगेज। तो क्रॉसिंग ओवर बिना एंजाइम के पॉसिबल। इन दोनों एंजाइम को मिला करके बोलूंगा रिकॉम्बिनेज, जिसमें पहले एंडोन्यूक्लिएज फिर लाइगेज हो गया। क्रॉसिंग ओवर होती है, अब आपको एक एक्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, यही क्या है? कियाज्मेटा। बिल्कुल एक्स जैसा है। अब क्या हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड चिपके रहेंगे? नहीं, बस एक्सचेंज हो गया, हटाओ। अब ऐसे नहीं खुलते, हटेंगे कैसे? धीरे धीरे ये ऐसे हट रहे हैं, ये जिप लाइक चेन की तरह हटे, हट के दूर हो गए। तो कियाज्मेटा अब आपको दिखाई नहीं देगा। कियाज्मेटा तो क्या था? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। तो पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ। अगली स्टेज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में इन होमोलोगस पेयर को क्या करो? दूर दूर कर दो। दूर करने के लिए जोड़ किसने रखा था? उस प्रोटीन ने। प्रोटीन को ही हटा दो। प्रोटीन हटते ही सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स डिसोल्व हो गया, हट गया। अब होमोलोगस पेयर वापस से क्या हो गए? सेपरेट। सेपरेट होना डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का मेन चीज, फीमेल के उस साइट में डिप्लोटीन अटकी रहती है 10 से 12 साल तक, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो। इस टाइम का यूटिलाइजेशन ये होता है इन 12-13 साल में, हालांकि ह्यूमन के रेफरेंस में। बर्ड्स में बेटा जी वहां भी अटकी रहेगी। उस ड्यूरिंग उसमें क्या बनता रहेगा? योग। और वही योग उन बच्चों के लिए क्या काम करता है? न्यूट्रिशन का काम करेगा। फाइनली डाइकाइनेसिस। तो कियाज्मेटा इससे पहले बना, यहां वो टर्मिनेट हो गया, हट गया जिप लाइक मैनर में। क्लियर? रिमेनिंग मेटाफेज छोटे छोटे बच्चे, कल इस चैप्टर को अपन पूर्ण आहुति दे देंगे। थैंक यू। जय हिंद।